दुनिया में रिस्क तो इतना है कि हर मखलूक खा सकते, लेकिन अगर कोई किसी का रिस्क गस्ब करके बैठ जाए तो उसमें खुदा का कसूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बंदों का निजाम। मौलाना भाषानी से जो है वो पूछा गया कि आप किस सोशलिज्म की बात करते, उन्होंने कहा कि जिस सोशलिज्म की बात जो है वो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने की थी। कब्जा फलस्तीन के ऊपर हुआ, बंदूक के जोर पे हुआ। अगर आपने वो कब्जा छुड़ाना है, बंदूक तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो ऐसे आपको नहीं छोड़ेगा। हमास या बाकी जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं परफेक्ट सेकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एक स्टेट हो, उसमें यहूदी भी रहे, उसमें मुसलमान भी रहे, उसमें क्रिश्चियंस भी रहे। टू स्टेट को तो नहीं मान रहे वो। टू स्टेट की जरूरत क्या है? आपका मुल्क कैपिटलिस्ट मुल्क नहीं, आपका मुल्क जो है वो एक सेमी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल मुल्क है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, सब जो है वो चक्कर में कि यार हमारे साथ जो है वो डील कर लो। कोई भी पूरे सिस्टम के साथ लड़ने के लिए तैयारी नहीं। सारे जो है वो अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी हो, उसकी जो है वो एक फर्म बैठी हुई अमेरिका में लॉबी कर रही होती है। अमेरिका सबसे महज़ब फाते भी तो है ना चलता है इतना तो। अस्सलाम वालेकुम, ऑफ द स्कूल के आज के पॉडकास्ट में खुश आमदेद। आज के पॉडकास्ट में हम सोशलिज़म, कम्युनिज़म और जो कार्ल मार्क्स की फ़िक्र है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम सोशलिज़म कहते हैं तो इसके क्या माने होते हैं, कम्युनिज़म जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसके क्या माने होते हैं और इसमें फ़र्क क्या है। इसके लिए आज हमने जिन मेहमान को दावत दी है उनका नाम है खुर्रम अली। खुर्रम अली साहब का एक बड़ा शानदार काम है कराची के हवाले से। वो क्या नाम है आपका? पाकिस्तान बचाओ, कराची बचाओ, कराची बचाओ, कराची बचाओ तहरीक भी चलाते हैं। आपने यकीनन इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं और जो गुज्जर नाले के पास जो आबादी है उसको जब वहाँ के इलाका मकीनों को वहाँ से निकालने की कोशिश हुई तो उस हवाले से उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया। इसके अलावा ये मार्क्सिज्म को समझने समझाने में कम से कम मेरे लिए तक अथॉरिटी हैं और ज़ाहिर है कि वो कसर नफसी में यही कहेंगे कि अथॉरिटी कोई नहीं होता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, आप तशरीफ़ लेके आए और हम चाहेंगे कि आज आपसे मार्क्सिज्म क्या है इसको समझने की कोशिश करें। और इसका बस छोटा सा पस मंज़र ये है कि हमारे पॉडकास्ट में जनाब हसन इलियास साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कैपिटलिज़म की मदह में कुछ बात की और सोशलिज़म पर कुछ तनकीद भी पेश की। तो ज़ाहिर है कि हमारी ऑडियंस की तरफ से पे ये सवाल उठा कि अगर एक तरफ की बात रखी गई है तो इसकी दूसरी साइड है वो भी सामने आनी चाहिए। और इसी तरह से फ़लस्तीन के हवाले से हमने कुछ पॉडकास्ट किए। नवीद हुसैन साहब ट्रिब्यून के जो एडिटर हैं वो तशरीफ़ लेके आए। हमारे एक दोस्त हैं ट्रिब्यून में ज़िशान, वो भी आए। हसन इलियास साहब ने बात की। फिर हमारे डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी हैं जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर हैं, तो उन्होंने मज़हबी तनाज़ुर में फ़लस्तीन के मसले को समझाया। तो हम ये भी चाहेंगे कि कम्युनिज़म और मार्क्सिज़म और जो सोशलिज़म है इन इस्तिलाहात को समझने के बाद फिर फ़लस्तीन का मसला जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तारीख़ है जो कि आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पता उस हवाले से। तो अगर हम थोड़ा सा आपके काम के हवाले से पहले बात करें, जो आपकी कराची बचाओ तहरीक है, ये क्या इसके हालात चल रहे हैं आजकल? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो सेम टॉपिक पे जो है वो बात करने की दावत दी। और साथ साथ जो है वो मैंने आपकी पॉडकास्ट वगैरह देखी हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो काम चल रहा है और मुख्तलिफ़ फ़िक्र और मुख्तलिफ़ रुझानात के लोग जो हैं वो आपकी पॉडकास्ट पे आते रहे जिनसे हम सीखते रहे। और अभी भी कोशिश ये है कि कुछ हम बात करें, कुछ आपसे सीखें। तो सीखने सिखाने से ही जो है वो मामला जो आगे बढ़ते हैं। ऑफ द स्कूल का मोटो है लर्निंग टुगेदर, तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हम पे इल्ज़ाम एक ये लग गया है कि हम जो है ना अपने मेहमानों को टफ़ टाइम नहीं देते, कुछ सख्त सवालात नहीं करते। तो आखिर में कोई एक दो सख्त सवालात भी करूँगा आपसे ताकि ये इल्ज़ाम धुल जाए मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी जो है वो ऐसी मोटो है माओ का जो है ना, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट कोट है वो ये है कि फ्रॉम द मासेस टू द मासेस, के जो है मासेस से आप सीखें और फिर जो है वो मासेस के पास जो है वो वापस जाएं। तो कराची बचाओ तहरीक किस तरह से शुरू हुई कि आप ही का इलाका जो मार्टिन क्वार्टर है वहाँ पर जो है वो अचानक से नोटिस जो है वो गवर्नमेंट ने दिए और हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो मिसमारी होने जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो जो क्वार्टर्स वाले हैं उन्होंने एक कमेटी अपनी बनाई थी, हम उनके साथ जो है वो एसोसिएट हुए। हमने कोशिश की कि इस मसले को जो है वो उजागर भी किया जाए, इसके ऊपर जो है वो तहरीक भी चलाई जाए। तो सच बात यह है कि हमने इस इलाके के लोगों से सीखा कि कैसे रेजिस्टेंस करनी है। यहाँ के लोगों ने एक भरपूर अंदाज में जो है वो उस सारे मामले में सामने आए, ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर पीछे ही जो है वो जो जहांगीर रोड का इलाका है, हाँ, उधर जो है वो
एक पार्क है, उस पार्क के अंदर जो है वो मेन सारी कमेटी जो है वो बैठती थी, और लोगों ने जो है वो आंसू गैस भी खाई, लाठियाँ भी खाई, लेकिन उन्होंने जो है वो घर टूटने नहीं दिए। और हमने तो बनाई थी एंटी विक्शन कमेटी, तो जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है वो हमसे कहा कि ये नाम जो है ना वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने अवाम में काम करना है तो अवामी नाम चाहिए, और अवामी नाम जो है वो कराची बचाओ तहरीक है। इस वक्त जो है वो कराची के अंदर मिसमारियों का सिलसिला बहुत तेज़ी से जो है वो नज़र आ रहा है, और ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसी तहरीक जो है वो ज़रूरी है जो कि जो है वो कराची को बचाने के लिए सामने आए, क्योंकि यहाँ की 65% आबादी जो है वो कच्ची आबादियों में रहती है, और अगर ये कच्ची आबादियाँ नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि कराची के आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो कराची से बाहर होंगे। और यही हुआ कि मार्टिन क्वार्टर के बाद जो है वो KCR का मंसूबा जो है उसके तहत कई मिसमारियाँ की गई, कुछ हम कहीं हम कामयाब हुए, हमने जो है वो रुकवाई, कहीं पर जो है वो हम नाकाम हुए, टूट गई। फिर यही सारा कुछ चल रहा था, तो इस दौरान हमें जो है वो पता चला कि गुजर और औरंगी पे नाले के ऊपर जो है वो मिसमारियाँ जो है वो शुरू हो रही हैं। वहाँ पर जो है वो हम शुरू से जो है वो लगे रहे, जब बिल्डोज़र आते थे तब भी खड़े होते थे, गिरफ़्तारियाँ भी हुई, और जो है वो कोर्टों में भी जंग जारी रही। तो हर तरह से करते कराते सच बात यह है कि गुजर और औरंगी को हम बचा तो नहीं सके, लेकिन कम से कम इस सारे मामले का जो इम्पेक्ट हुआ, जिस अंदाज़ में वहाँ की आवाम ने जो है वो स्ट्रगल की, उसकी बदौलत जो है वो आज ये हुआ है कि कल ही जो फ़ैसला हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ज़मीन अलॉट हो गई, और कंस्ट्रक्शन के पैसों के ऊपर अब हमारी नेगोशिएशन जो है वो उनके साथ चल रही है कि कितने जो है वो पैसे दिए जाए। तो उसके बाद जो है वो और कई सारे इलाके, मतलब इस वक्त यानी हमारी तहरीक को खाली समझ लें 5 साल हुए। इस 5 साल के अरसे में हम समझ लें कि 11 से 12 इलाके जो है वो देख चुके हैं कि जहाँ पर जो है, और बड़े इलाके कि जहाँ पर जो है वो या तो मिसमारी हो गई, या जो है वो मिसमारी करने की कोशिश की गई और वो नाकाम हुई। और जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इस निज़ाम के अंदर गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए जो है वो कराची में रहने की जगह नहीं होगी, क्योंकि जो है वो सरमायादाराना निज़ाम ये चाहता है कि वो लोग यहाँ पर रहें जो कि सरमाए को कंज्यूम कर सकें, वो लोग ना रहें कि जिनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम है। अच्छा, हमें बताया गया कि जो सरमायादाराना निज़ाम है वो फितरत के ऐन मुताबिक है, तो अगर फितरत यही तकाज़ा करती है कि इन सबको कराची से निकालने दिया जाए तो क्यों रोक रहे हैं आप फिर? अच्छा सवाल आपने जो है वो पूछा कि पहली बात तो ये है कि फ़ितरत ने ये तकाज़ा नहीं किया। फ़ितरत क्या कहती है, वो आपके मेरे हर एक के दिल की आवाज़ जो है वो किसी ना किसी सूरत में जो है वो हमारे जहनों में, हमारे ख़यालात में जो है वो सामने आती रहती है। एक शायर ने कहा कि दुख के बंधन टूटे सारे, दूर हों जग से रेन अंधियारे, शुभ आशाएं सुख सपने हों, सबके दुख सबके अपने हों, कभी किसी का मीत न रूठे, प्यार का दामन कभी न छूटे। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई जहन नहीं है जिसमें कभी ये ख़याल ना आया हो कि एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए कि जहाँ पर जो है वो सब पेट भर के सोएं। एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए जहाँ पर जो है वो सबके सरों पे छत हो। एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए जहाँ पर तालीम के मौक़े सबके लिए बराबर हों। एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए कि जहाँ पर आपके बाप के पास कितनी दौलत है और आपके बाप का कितना असर और रसूख है, ये ना तय करे कि आप किस फील्ड में जाएंगे और क्या कहाँ तक जो है वो उसमें आगे बढ़ेंगे, बल्कि जो है वो हर इंसान वो काम कर सके जो वो करना चाहता। इवन मैं आपको बताऊं कि जो सरमायादार घरानों में पैदा होने वाले लोग हैं, वो भी इस सरमायादाराना निज़ाम की वजह से वो काम नहीं करते जो कि वो करना चाहते हैं, जिसमें उनका स्किल है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, बल्कि वो काम कर रहे होते हैं जिससे उनको पता होता है कि जो है मज़ीद सरमाया जो है वो कमाया जा सकता है। जोश साहब जो हैं, उनकी किताब है जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, यादों की बारात, उसमें वो लिखते हैं कि एक सेठ साहब का जिक्र करते हैं कि जिनके पास जो है वो हिंदुस्तान के कई सूबों से ज़्यादा दौलत जो है मौजूद थी, लेकिन वो रात को सो नहीं सकते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास इतनी दौलत है, आप क्यों नहीं सो सकते? तो उन्होंने कहा मसला ये है कि जोश साहब, आपको ये तो नज़र आ रहा है कि मेरे पास दौलत है, और आपको ये भी लग रहा है कि मैं जो हूँ वो बहुत सारे लोगों से बेहतर हूँ, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं है कि मुझे
हर वक्त ये सोचना पड़ता है कि अगर मेरी दौलत बढ़ेगी नहीं तो कम होना शुरू हो जाएगी, और मैं उस रेस का हिस्सा हूँ जो इस सरमायादाना निज़ाम की जो है वो रेस है। तो इवन जो सरमायादार है वो भी एक रेस के अंदर जो है वो भागे चला जा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये फितरत है? यहीं पास में आपके जो है ना मार्टिन क्वार्टर की मार्टिन रोड इमामबार का जो है बड़ी मशहूर इमामबार, जहाँ पर जो है वो रशीद तुराबी साहब जो है वो मजालिस पढ़ा करते थे। उनकी 70s की एक मजलिस है रिस्क के ऊपर, बड़ी खूबसूरत मजलिस है रिस्क के ऊपर, और उसमें वो बड़ा खूबसूरत नुक्ता जो है वो उठाते हैं। उसी ज़माने में पूरी दुनिया में एक कहत आया था, गंदम का जो है वो मसला पैदा हुआ था। वो गंदम का मसला क्यों पैदा हुआ? वो इसलिए पैदा हुआ कि अमेरिका में बम्पर क्रॉप हुई तो जो रेट था गंदम का वो बिल्कुल नीचे चला गया। अब उस रेट पे बेचने का इतना फ़ायदा नहीं था जितना कि अगर उस आधी क्रॉप को जला दिया जाता। तो और ये मैं नहीं कह रहा, ये रशीद तुराबी, मैं एज ए सोशलिस्ट बात करूं तो आप जो है ना मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आप तो अमेरिका मुखालिफ रहेंगे हमेशा, आपका तो मसला है अमेरिका, ठीक है ना। ये 70s की बात है कि जब जो है वो ईरान भी वो ईरान नहीं था कि आप कहेंगे जो है ना वो रशीद तुराबी साहब का झगड़ा था अमेरिका के साथ जो है ना वो उस तरह से। तो उस वक्त रशीद तुराबी साहब खुद अपनी मजलिस के अंदर जो है ये फरमाते हैं कि इस तरह से जो है वो बम्पर क्रॉप हुई और आधी फसल को जो है वो जला दिया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि माल तो खूब कमाया गया, लेकिन लोग, इथोपिया के लोग और दीगर जगहों के लोग जो है वो कहत साली की वजह से मर गए। छोटे छोटे बच्चे जो है वो एड़िया रगड़ते हुए जो है वो अपने माँ बाप के सामने मर गए। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोशलिज्म नहीं कह रहा, ये रशीद तुराबी साहब कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में रिस्क तो इतना है कि हर मखलूक खा सकती, लेकिन अगर कोई किसी का रिस्क गस्ब करके बैठ जाए तो फिर जो है वो इसमें खुदा का कसूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बंदों का निज़ाम है, ह्यूमन मेड क्राइसिस है, लोगों का निज़ाम है। ये यहाँ पर जो है वो उन चंद लोगों के मफादात के साथ जुड़ा हुआ है कि जिनका मफाद ही लोगों के खून के ऊपर जो है वो पलता है। और अगर ये फितरत है तो कम से कम मैं इस फितरत को जो है वो मानने से कासिर हूँ। मैं इस फितरत को नहीं मान सकता। ये फितरत हो नहीं सकती कि जहाँ पर अनाज हो लेकिन आप जो है वो खाने के लिए जो है वो लोगों को ना दे सकें। और ये क्यों होता है? इसको जो है वो मार्क्स कहता है कि ये, और यही मार्क्स का कमाल है। सोशलिज़म तो एक ऐसा आइडिया जो कि दुनिया जो है उसमें हर शख्स के जहन में आया। मौलाना भाषानी को जो है वो रोका गया और उनसे जो है वो पूछा गया कि आप किस सोशलिज़म की बात करते हैं साहब, आप तो जो है वो इतने बड़े जो हैं वो आलिम हैं और सारा कुछ। तो वो उन्होंने कहा कि मैं उस सोशलिज़म की बात करता हूँ जिस सोशलिज़म की बात जो है वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने की थी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि सोशलिज़म का आइडिया नया आइडिया नहीं है। किस इंसान ने नहीं सोचा होगा? ख़ुद आप मुझे बताएं ना कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि सरमायादाना निज़ाम या इस्तेसाल पर मबनी कोई भी निज़ाम जो है वो फितरत का हिस्सा है, यही है ना। देखें जो न्यू लिबरल आइडिया है वो ये है कि ग्रीड जो है वो आपके अंदर इनग्रेंड है। ठीक है, अगर ग्रीड आपके अंदर इनग्रेंड है यानी कि फितरत में ठीक है ना, एग्जैक्टली जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन कैपिटलिज्म की होती है कि ये खुदा का निज़ाम है, ठीक है ना, वही इंटरप्रिटेशन न्यू लिबरल जो है वो इस तरह से करता है कि ये जो है वो नेचर और ये इंसान की नेचर में शामिल है। कितने लोग आपको मिलते हैं कि जो कहते हैं कि ग्रीड और सेल्फिशनेस जो है वो अच्छी चीज़ है? शाज़ व नादिर ही आपको जो है वो कोई मिलता होगा। उसका नाम बदल ली ना हमने। मसलन ये कि अगर इंसान के अंदर ये अर्ज नहीं होगी, अब मैं ग्रीड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इन्वेंशंस कैसे होंगी? और जो आप फरमा रहे थे कि भाई बाप की विरासत बेटे को क्यों जाती है, तो ये कहते हैं फिर तो बाप भी नहीं कमाएगा, बाप भी मुफलिस रह जाएगा, पूरी सोसाइटी को आप जो है जमूत का शिकार कर देंगे। अब मैं वापस जो है वो मार्क्स की तरफ आता हूँ। मार्क्स ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उसने जो है वो एक मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री दिया। और वो मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या कहने का मकसद क्या है कि भाई क्या है ये मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री? मटीरियलिज्म पहले भी था। मटीरियलिज्म जो है वो मार्क्स की ईजाद नहीं है, ठीक है ना, कि भाई मादा आया जो है वो ख़यालात के ऊपर असर डालता है या ख़यालात जो हैं वो मादे के ऊपर असर डालते हैं। सही, बुनियादी सवाल ही है। मार्क्स ये कहता है कि मादा ख़यालात के ऊपर असर डालता है और फिर ख़यालात जो है वो वापस मादे के ऊपर असर डालते हैं।
ठीक है ना, कि दोनों एक दूसरे के तजाद में भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। क्या कहते हैं डायलेक्टिज्म जो है जिसको जो है मार्क्स ने कहा कि भाई ये डायलेक्टिक्स, ठीक है, या जिदलियात। अब मार्क्स का जो कमाल था वो ये था कि जो है वो सरमायादारी ने स्टीम इंजन नहीं पैदा किया था, स्टीम इंजन ने सरमायादारी पैदा की थी। यानी कि ईजाद ने सरमायादारी को पैदा किया है, सरमायादारी ने ईजाद को नहीं पैदा किया। और सरमायादारी का अपना मसला जो है, यानी मार्क्स का जो ये जो आप इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, सरमायादारी इन्वेंशंस को रोकती है। जब फ्यूडलिज्म के ज़माने तक सरमायादारी जो है वो ईजादात का सबब थी, लेकिन फ्यूडलिज्म के बाद जब प्रोडक्शन जो है उसने कहत का, या जिसे आप कहते हैं स्केर्सिटी का मसला रिजॉल्व कर दिया, तब सरमायादारी प्रोडक्टिव फोर्सेस को रोकना शुरू हो गई। वो प्रोडक्टिव फोर्सेस से क्या मुराद है? आपके पास मजदूर है, आपके पास मशीन है, आप जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। अब सरमायादारी का मसला क्या है कि वो ये नहीं देखती कि इस वक्त दुनिया की ज़रूरत क्या, और बस हम उसके हिसाब से बना लें। वो अपनी डिमांड सप्लाई के रूल्स को उसके बगैर चलाती है, तभी तो फ्लक्चुएशन आपको मार्केट के अंदर नज़र आती है कि चीज़ जो है वो अचानक से कभी जो है वो ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, और इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का तो गेम जो पूरा गेम जो है वो देखते हैं कि भाई अब प्राइसेस हाई हो गई, अब प्राइसेस लो गई। इवन जो आपकी रुपए की कदर है या ये सारी चीज़ें, ये भी इस डिमांड सप्लाई के खेल के साथ जो है वो जुड़ी हुई। अब मसला ये है कि ये ओवर प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो एक ही चीज़ जिसकी अचानक से डिमांड पैदा हुई, अब ये बनाना शुरू कर देंगे तेज़ी से, जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और एक पॉइंट आएगा कि जब जो है वो मार्केट में उनको ख़रीदने की सकत ख़त्म हो जाएगी। जब मार्केट में उसको ख़रीदने की सकत ख़त्म हो जाती है तो ये क्या कहते हैं कि हम इसको देंगे नहीं, ये ज़ाया हो जाएंगी पड़ी हुई, हमारी फैक्ट्री के अंदर ज़ाया ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन ये जाएंगी लोगों तक तभी जब ये कैपिटल की सूरत में हमें जो है वो प्रॉफिट दे सके। अगर ये प्रॉफिट नहीं दे सकती, ये मज़ीद कैपिटल हमारे पास नहीं लेकर आ सकती, तो फिर ये बेशक जो है वो ज़ाया हो जाए। इसी तरीके से जो आपकी टेक्नोलॉजी का सारा खेल है, आपको मालूम है कि ये जो आपका इंटेल के प्रोसेसर्स जो है वो आते हैं, इसमें एक ग्रेड आता है जिसको आप सेलेरॉन कहते हैं। सेलेरॉन बेसिकली जो है वो प्रोसेसर है कि जिसमें जो है वो चिप लगा के उसी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो स्लो कर दी जाती है, ताकि अगर हम जो है वो ये चाहें कि एक आदमी प्रोसेसर जो है वो 1 लाख का ख़रीद सकता है और एक 75,000 का ख़रीद सकता है, तो हम 1 लाख वाले को जो है वो 1 लाख वाले 1 लाख में बेचें, और जो 75,000 में ख़रीद सकता है उसको जो है वो 75,000 का बेचें। तो ये, और फिर आपकी जो पूरी इंसानी क्रिएटिविटी है, अगर आप गौर से देखें तो कैपिटलिज्म जो है वो उसको सिर्फ एक डाइवर्जन में लेके जा रहा है। उसने पूरी टेक्नोलॉजी को लेकर सिर्फ एक काम किया है कि उसको जो है वो मनी मेकिंग मशीन के अंदर जो है वो ढाल दिया, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर आप और देखें और आगे बढ़े, पेटेंट्स क्या हैं? पेटेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपकी वो ममालिक जो कि जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त अपनी दस्तरस रखते हैं, जिनको हम इम्पीरियलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, जिनको जो है वो हम साम्राज्य कहते हैं, ठीक है ना, इन्होंने एक पूरा तरीक़ाकार निकाल लिया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे घर की बांधी रहे। ये टेक्नोलॉजी जो है वो किसी तरीके से भी जो बाकी दुनिया है उसके पास जो है वो डेवलप ना हो। तो क्या आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं सरमाएदारा निज़ाम के अंदर, या आप टेक्नोलॉजी को पीछे लेके जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये तो एक जो है वो फ्री चीज़ होनी चाहिए कि जिसको अगर आपका दिल ये है कि आपने जो है वो आगे बढ़ाना है तो ये तो इस तरह से चलनी चाहिए। तो ये कहना कि सरमायादारा निज़ाम जो है वो टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि जो है वो ये एक बहुत ही मफरूज़ों पर मबनी और एक ऐसे, यानी आपको पता है कि जो है वो नैरेटिव्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, ये वो नैरेटिव्स हैं जो आपके जहनों में कॉलोनियल दौर से बिठाए गए, आज के नहीं बिठाए गए। ये कॉलोनियल दौर से आपके जहनों में बिठाया गया है कि देखो बेटा, तुम जो हो वो ग़ुलाम कौम हो, वो जो है वो आकाओं की कौम है,
तुम कम जानते हो, वो ज़्यादा जानते हैं, उनका निज़ाम अच्छा है, तुम्हारा निज़ाम बुरा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जहनों में जो है वो इनग्रेन कर दी गई हैं। और फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो कम्युनिज़म के हवाले से जो है वो ये बनाया गया कि जैसे ये जो है वो कोई एथिज़म है, या ये जो है वो आपको जो है वो रिलीजन की तरफ जाने से जो है वो रोकता है। हम क्या बात करते हैं, आप लोग तो वो लोगों की प्रॉपर्टी भी छीन लेंगे ना जब आएंगे। हम जो है वो लोगों की प्रॉपर्टी छीनेंगे नहीं, हम लोगों की प्रॉपर्टी को सोशलाइज कर देंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि एक आदमी जो 2 कमरों के क्वार्टर में अगर रह रहा है, और वैसे मतलब जो बाय द वे एक मैं आपको साफ बात ये बताऊं कि हमारा मसला जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं। अच्छा, हमारा मसला आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा मसला आपकी वो प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। अच्छा। यानी कहने का मकसद ये सवाल तो हर इंसान को ये पूछना चाहिए कि फितरत में कैसे हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ ख़रीदने के लिए पैदा हुए हैं, जो कि सरमायादार क्लास है, वो लेबर भी ख़रीदती है, वो जो है वो मशीनरी भी ख़रीदती है, और उसके बाद भी वो माल बना रही है। और कुछ लोग जो है वो अपने आप को सिर्फ बेचने के लिए पैदा हुए, कि जिनके पास जो है सिवाय अपने दिमाग के और अपने हाथों के जो है वो कमाने के लिए और कोई तरीका नहीं, और वो मरहून मिन्नत बन गया है उस शख्स के पास कि जिसके पास जो है ना ये सारा का सारा माल मसाला जो है मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, आप अगर उस पर अकेले काम करके कमा सकते हैं, कमा लें, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस करोड़ों की प्रॉपर्टी को दूसरों को एक्सप्लॉइट करने, दूसरों के लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मसला है। इसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसको हम जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कि जो है वो आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशलाइज होने चाहिए। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करती है उससे हमें कोई मसला नहीं। चंद बातें मैंने उस किताब में पढ़ी थी, मूसा से मार्क्स, जो सिब्ते हसन साहब की किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मेरा पहला ताल्लुक़ सोशलिज्म से उसी किताब को पढ़ के हुआ। बल्कि मैं जो है पाकिस्तान से बाहर एक दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर रहा था, कुछ हमारे दोस्त भी साथ थे, तो मैं किताब पढ़ रहा था। मुझसे एक मेरे दोस्त ने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने बताया ये सोशलिज्म वगैरह ना, ये उसके आइडियाज़ हैं। उन्होंने कहा अरे यार ये तो वही वाले ना जो घर छीन लेते हैं लोगों के, और इनकी हुकूमत अगर आ गई तो मैं तो इतने बड़े घर में रहती हूँ, हमें तो घर से निकाल देंगे। तो ये नैरेटिव जाहिर है कि हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। अगर हम इसी को समझने के लिए बिल्कुल बुनियाद से बात शुरू करें कि जब हम लफ्ज़ सोशलिज्म कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, और कम्युनिज्म का मतलब क्या है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। सोशलिज़म जो है और बेसिकली तो कम्युनिज़म जो है वो एक पूरा एक स्कूल था जो कि जो है वो मार्क्स से पहले जो है, और सोशलिज़म एक ऐसा स्कूल था जो कि जो है मार्क्स से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। और मार्क्स और एंगल्स ने जो है वो सिर्फ जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने ये कहा कि जो आइडियाज़ लोगों के जहन में आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ओवन एक जो है वो इंग्लिस्तानी जो है वो मैन्युफैक्चरर थे, और उन्होंने जो है वो बाकायदा पूरा एक मैन्युफैक्ट्री जो है वो बनाई, और उस मैन्युफैक्ट्री में जो है वो बग़ैर कम से कम इस्तेसाल किए जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस किया, और जो है वो प्रॉफिट में सारी चीज़ें उनकी जो है वो चलती रहीं। और जिसको जो है वो एक ख़ास एरा तक जो है वो वहाँ की इवन एलीट ने जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो एक फिलैंथ्रोपी थी। जब तक तो वो फिलैंथ्रोपी थी तब तक तो मामला सही था। जब ओवन ने कहा कि भाई अगर ये इस तरह से चल सकता है तो पूरा मुल्क भी इस तरह से चल सकता है, और हमें जो है वो इस तरह का निज़ाम जो है वो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर जो है वो हर शख्स जो है वो सब कुछ कर सके। इसी तरीके से जो है वो चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, ये सारे वो लोग थे कि जिन्होंने रैशनैलिटी की बुनियाद पर, अच्छे ख़यालात की बुनियाद पर, मोरालिटी की बुनियाद पर ये कॉन्सेप्ट्स दिए कि भाई ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा आइडिया था कि अपना, जिसमें रूसो जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया लेकर आता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो वो कहता है कि वो आधे लोग तो चेंज में रह गए, ये तो जो जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं ये तो चंद लोगों का फ्रीडम बाकी रह गया। तो वो यहाँ से लेकर आ रहा था मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन था, और जहाँ से कम्युनिज़म जो है वो, जिसे आप कहें कि बाकायदा जो है वो डेवलप हुआ और आज की शेप में, मार्क्सिज्म की शेप में आपके सामने मौजूद है, उसने उस पूरी चीज़ को जो है वो सिंथेसाइज़ किया और उसकी साइंस को डेवलप किया कि इस्तेसाल होता कैसे, क्यों होता है, कैसे होता आया, किस किस तरह की क्लासेस थीं, किस किस ज़माने में किस किस तरह से इस्तेसाल होता चला आया, और कैसे कैसे वो मुख्तलिफ
तरीक़ों से लोग उस इस्तेहसाल से लड़ते रहे और उसके नतीजे में जो है वो नई चीज़ें जो है वो क्या सामने आती रही। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है जो है मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। इसी तरीके से जब जो है वो बात रिलीजन की होती है, क्योंकि रिलीजन का भी एक बड़ा मसला है मार्क्सिज्म के साथ जो है वो जिस तरह से लिया जाता है, जो मैकेनिकल मटीरियलिज्म था जो कि जो है वो फ्यूरबाख की तरफ से आ रहा था या दीगर जो एम्पिरिसिस्ट थे लॉक और इनसाइट की तरफ से निकल कर आया था, वो बेसिकली क्या, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीधा सीधा जो है वो रिलीजन को जो है वो रद्द कर देता था। और किस बेसिस पे रद्द कर देता था? वो इस बेसिस पे रद्द कर देता था कि भाई रिलीजन जो है उसकी कोई मुताबिकत नहीं है सोसाइटी के साथ, ठीक है ना, और ये जो है वो बस एक आइडिया है और दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया और सारा का सारा। मार्क्स ने कहा कि रिलीजन हमारा मसला नहीं है। अब इस चीज़ को समझना बड़ा मौजू नहीं बनाया उसको। रिलीजन हमारा मसला नहीं है, मसला हमारा जो है वो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है ना। अब लेकिन उसने कहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप सोसाइटी से अलग करके नहीं देख सकते, एंड इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि मटीरियल बेसिस क्या है रिलीजन। अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा ठहराऊँगा और आगे ले जाने से पहले देखें, इस्लाम एक अलग चीज़ है। इस्लाम की आपकी इंटरप्रिटेशन और जो है वो मेरी इंटरप्रिटेशन या किसी और की इंटरप्रिटेशन वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो मेरी मटीरियल कंडीशन से निकल कर आ रहे हैं। मैं जब सरमायादार होता हूँ तो मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स मुख्तलिफ अंदाज से निकल कर आ रहे होते हैं और मैं एक अलग जाविये से चीज़ों को देख रहा होता हूँ। मैं उस एग्जैक्ट स्टैंडर्ड से नहीं देख रहा होता जो कि जो है वो किताब में लिखा हुआ है या मुझ तक जो है वो पहुंचा है। मैं अपनी तशरीहात अपनी लॉजिक के हिसाब से वो स्कूल ढूंढने की कोशिश करता हूं जो मेरे सेंटिमेंट्स को जो है वो आसानी मेरे लिए पैदा करे। इसी तरीके से मैं जब जो है वो मज़दूर होता हूँ तो मैं जो हूँ वो उसको एक बिल्कुल अलग अंदाज में देख रहा होता हूँ, एक अलग मेरी जो है वो इंटरप्रिटेशन आ रही होती है, क्योंकि मेरे जो हालात हैं वो मुझे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि मैंने रिलीजन में से क्या चीज़ जो है वो देखनी है, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना। अब मैं आपको वापस जो है वो लेकर आता हूँ। जब आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं और आप ये पूरा इस्लामिज़म को उठा के जो है वो एक बिल्कुल ब्रैकेट करके और आप ये कहते हैं कि यार इस्लामिक आइडियोलॉजी में मसला है और ये इसके अंदर इनहेरेंटली जो है ना वो कोई फ्लॉ है कि वो जो है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता है, वो टेररिज्म की तरफ जाता है, ये इसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। इस्लाम होता या नहीं होता, दोनों सूरतों में ये वायलेंस आपको नज़र आना था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये जुड़ा हुआ है कॉलोनियलिज़म के साथ। कॉलोनियलिज़म जो है, अगर आप फ्रांस फैनन को पढ़ें, कॉलोनियलिज़म जो है उसके अंदर वायलेंस इनग्रेन्ड है। जहाँ कॉलोनियलिज़म होगा, चूँकि जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी सूरत में वायलेंस का सब्जेक्ट बनते रहते हैं, इसलिए उनके पास जो सोचने का जाविया होता है वो भी वायलेंस की सूरत में आता है। तो मार्क्सिज्म बेसिकली क्या कहता है? मार्क्सिज्म ये कहता है कि इस्तेहसाल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, है ना, और ये इस्तेहसाल जो है वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि जो है वो क्लास सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ये जो हमने जो है वो पहले ज़ातों में ऊपरी ज़ात, निचली ज़ात, ठीक है ना, फिर जो है वो सरदार कौन है और उसकी जो है वो रियाया कौन है, ठीक है ना, बादशाह कौन है और उसकी जो है वो रियाया कौन है, ये सारा जो सिस्टम था, ये जो चलता है, इसी के ज़रिए जो है वो आपने इस्तेहसाल की मुख्तलिफ़ शक्लें देखी। निज़ाम तो एक हिरार्की में चलता है ना, हमारी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। हिरार्की में निज़ाम जो है वो, अगर आप मुझे ये बताएं कि हिरार्की में अगर निज़ाम चल भी रहा है तो आपने मदरसों में देखा होगा जो अच्छे मदरसे, और जो आपने जो है वो अच्छे उस्तादों को देखा, वो उस्ताद तो वो होता है कि जो ख़ुद नीचे बैठता है और चाहता है कि शागिर्द जो है वो ऊपर बैठ जाए। उस्ताद तो वो होता है कि जो बांटने के लिए आता है। उस्ताद जो है वो लेने के लिए नहीं आता, और उस्ताद अथॉरिटी से बात नहीं करता और उस्ताद कन्विक्शन से बात करता है। अगर आप मेरा अदब मेरी अथॉरिटी की वजह से कर रहे हैं तो वो अदब नहीं है, वो खौफ है।
अगर आप मेरा अदब इस वजह से कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इस शख्स के अंदर नॉलेज है, इकबाल ने कहा था खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो ये असल बात है ना कि जो बल्कि आगही वाले तो मुश्किल में होते हैं, सौदा जो बेखबर है सो करे ऐश, मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगही। तो आगही में जो रखते हैं वो तो इस तरह से जो है वो हिरार्किकल उनका अगर कॉन्सेप्ट है भी, तो वो हिरार्की जो है वो उसकी मटेरियल लाइफ में आपको नज़र नहीं आती। आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो वर्टिकल ना हो। एग्जैक्टली। अब आपने जो है वो, और दूसरा मसला ये कि कम्पीट करना क्यों ज़रूरी है आपके लिए? वो भी फितरत में हमारी फितरत में कम्पीट करना नहीं, हमारी फितरत में कम्पीट करना तब होता है कि अब आपने जो है वो यहाँ पर एक थर्मोस रखा, जो है वो 4 चाय के कप रखे, 4 लोग बैठे हुए थे, चारों ने जो है वो चाय पी। हमने कोई कंपटीशन ही नहीं किया कि जो है ना मैं ज़्यादा पीऊँगा और आप ज़्यादा पीएंगे। अब अगर आप यहाँ पर जो है ना वो 2 कप रखते चाय के और 6 लोगों को बिठा देते, तो वो कम्पीट करते हैं, ठीक है ना, या कुर्बानी देते हैं, कम्पीट करते हैं। दोनों में से एक ही सूरत, या तो ये होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा हम सारे के सारे ले लेते हैं और सारा कुछ। स्केर्सिटी ने बेसिकली ये निज़ाम बनाया जहाँ पे मिल्कियत का तस्वुर जो है वो शुरू हुआ। लेकिन जवाब तो ये दिया जाता है कि सरमायादाराना निज़ाम ने ही इस मसले को हल किया, कि उसने सिखाया हमें कि भाई जो केक है उसको काट के और बांटने और लड़ने के बजाय उस केक का साइज़ बड़ा किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा जो है ना वो जैसे कि आप कहते हैं गलत फहमी है। आपका जो मसला हल किया वो किया सोशलाइजेशन ऑफ लेबर ने, कि जहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी रोशनास हुई जहाँ पर कई सारे लोगों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाना सीखी। स्टीम इंजन बना, आपने जो है वो कई सारे लोग जमा हुए, उन सब ने मिलकर प्रोडक्ट बनाना सीखी, तो आपका मसला हल हुआ। उस पूरे निज़ाम को जो हाईजैक किया वो इंडिविजुअल ने किया। हम ये कह रहे हैं कि वो सोशलाइजेशन ऑफ लेबर रहनी चाहिए, वो जो हाकमियत इंडिविजुअल की है उसको ख़त्म करें, तो आप जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। आपकी जो स्केर्सिटी है उसको हल किया सोशलाइजेशन ऑफ लेबर ने, वहाँ पर हम सोशलाइज्ड हैं। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि सरमायादार का काम कहाँ पर आता? देखें, जैसे ही क्राइसिस आया, पहला ही क्राइसिस आया तो जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनना शुरू हो गई, ठीक है ना। फिर क्राइसिस जो है वो दोबारा आता है तो ट्रस्ट बनना शुरू हो गया। फिर क्राइसिस और शदीद हुआ तो स्टेट को बुला लिया गया कि भाई साहब हमसे नहीं संभल रहा क्राइसिस, आप जो है वो कौमिया लें। वक्ती तौर पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कौमिया लिया गया। अभी बल्कि 2008 में भी जो है वो अगर आप देखें जो है लीमन ब्रदर्स को और इन सबको जो है वो क्राइसिस के दौरान जो है वो स्टेट को सपोर्ट करना पड़ा। सही, नेशनलाइज की बात कर रहे हैं, नेशनलाइज्ड वक्ती तौर पर नेशनलाइज, नॉट परमानेंटली नहीं। हाँ, कि उसको जो है वो पब्लिक करना या सोशलाइज करना नहीं, बल्कि जो है वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के तहत ही उसको जो है वो बेसिकली भुट्टो साहब ने किया था, वो वाला नहीं। भुट्टो साहब ने, अब यहाँ पर हम मेरा ख्याल है कि जो है वो आ जाते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, और जो है वो थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी तरफ आ जाता है। देखिए, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। मार्क्सिज्म की ये जो इक्वलिटी की सारी डिबेट है और कैपिटलिज्म से लड़ने की जो डिबेट है, वो जब खिंचते 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 पहली जंग अजीम तक पहुंचती है और जो है वो लेनिन उस वक्त जो है वो नमूदार होता है, तो मार्क्सिज्म जो है वो एक नई जहत दरियाफ़्त करता है। यानी कि मार्क्स के दौर तक जो कैपिटल था वो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर ज़्यादातर था, और उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म था वो डेवलप नहीं हुआ था। अभी मोनोपलीज उस तरह से बड़ी बड़ी जो है वो डेवलप होना शुरू नहीं हुई थी। अभी जो है वो जो आपका फैक्ट्री का सरमाया था और जो आपका बैंक का सरमाया था, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना नहीं शुरू हुए थे, ठीक है ना। जब ये सब कुछ शुरू हुआ और सरमाया एक बहुत बड़े जाइगेंटिक रोल में जो है वो आपके सामने आना शुरू हुआ, कि जिसमें जाइंट कंपनीज जो है वो नमूदार होना शुरू हुई, फाइनेंस कैपिटल जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है, जिसको आज हम फाइनेंस कैपिटल कहते हैं। वहाँ से एक इम्पीरियलिज्म का दौर जो है वो आपके सामने आना शुरू हुआ। हमारे जैसे जो सारे ममालिक हैं वो डाउन द लेडर उन जगहों पे हैं कि जहाँ पर अभी तक हमारा सरमायादारी ही डेवलप नहीं हो पाई। हमारे पास जो सरमायादार है, बकौल फैनन के, अगर मैं फैनन को ही कोट करूं, कि फैनन बड़ी खूबसूरत बात करता है, और अभी अल्जीरिया में यानी आज़ादी आई नहीं है, अभी जो है वो
किताब में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे जैसे ममालिक में जो कौमी सरमायादार है वो कॉलोनीज़ जो हैं वो डेवलप ही नहीं होने देती। अच्छा। ठीक है ना, जब कौमी सरमायादार नहीं डेवलप होता तो ये जो नेशनलिज्म के नाम पर हमारे पास रूलिंग एलीट आती है, ये रूलिंग एलीट ना रिस्क लेने के लिए तैयार है, ना वो इनोवेशंस करने के लिए तैयार है जो कि जो है वो सरमायादारों ने वहाँ पर की वेस्ट के अंदर। ये क्या करती है, चूँकि इसका पुराना रिलेशन कॉलोनियल मास्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है और उनके सरमाए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उस रिलेशन के साथ अपने आप को जोड़ लेती है, ताने बाने मिल जाते हैं इनके, ये ताने बाने इनके जो है वो मिल जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो है वो होता क्या है कि एक ऐसा सिस्टम वजूद में आ जाता है कि जो कि इनकॉम्पिटेंट भी है, जो मीडियोक्रिटी पे भी जो है वो खड़ा हुआ है, और जो बेसिकली अपनी कौम का मुकम्मल इस्तेहसाल करते हुए फ़ायदा पहुंचा रहा है उन ममालिक को जो कि जो है वो इम्पीरियलिस्ट ममालिक है, वो उनके कैपिटल को जो है वो फैसिलिटेट करता है। जो भुट्टो साहब का सारा मामला है, भुट्टो साहब ने जो है वो एक तो इस चीज़ का जो है वो बरमला इजहार भी किया कि मैंने वो काम जो कि जो है वो अमेरिका वियतनाम में नहीं कर सका, वो मैंने पाकिस्तान में जो है वो कर लिया कि सोशलिज्म का जो है वो रास्ता जो है वो रोक लिया। भुट्टो साहब की जो नेशनलाइजेशन थी, एक तो वो सारी जो नेशनलाइजेशन थी वो एक ख़ास अंदाज़ की नेशनलाइजेशन थी जिसके बाद हुआ ये कि मज़ीद प्लेयर्स जो कैपिटलिस्ट क्लास के थे वो बढ़ गए, यानी बहुत सारी फ्यूडल क्लासेस से लोग जो हैं वो निकल कर उस कैपिटलिस्ट क्लास में आ गए। लेकिन वो जो सारी क्लासेस हैं वो कॉम्प्रोडोर कैपिटलिस्ट की, यानी उस कैपिटलिस्ट की हैं कि जो ख़ुद कोई ऐसी चीज़, कोई फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऐसी डेवलप नहीं कर रहा है जिससे जो है वो नेशनल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा हो, बल्कि वो उसी कैपिटल के ऊपर जो है वो खेले चला जा रहा है, उसी पे रोल किए चला जा रहा है जो कि जो है वो बाहर का कैपिटल है। तो वो बेसिकली जो फ़ायदा पहुंचा रहा है आपकी रिसोर्सेज, आपकी मंडी, आपकी लेबर को इस्तेमाल करते हुए जो फ़ायदा सारा का सारा उठा रही है वो जो है वो अमेरिका की कंपनियाँ उठा रही हैं, वो जो है वो यूरोप की कंपनियाँ उठा रही हैं, वो दीगर कंपनियाँ उठा रही हैं। क्या ना रिकोडिक जो है वो किस तरह से उसका क्या मामला हुआ आपके सामने है, सैंडिक का जो है वो क्या मामला हुआ ये आपके सामने है, गवादर की क्या सिचुएशन है ये आपके सामने है ना। हम क्या कर रहे हैं, या जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं उन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है वो फ़ायदा किसका है? ये जो हम दे धनाधन जो है वो वर्ल्ड बैंक से और ADB से और इससे जो है वो लोन ले के जो है वो रोड्स बना रहे हैं, और सरिया सीमेंट का जो है वो सारा खेल हमने जो है वो लगा के रखा हुआ है। उस सरिया सीमेंट जो है वो हमारे यहाँ तो उस तरह से नहीं डेवलप हो रहा है ना, ये तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्ट होके आ रही हैं। तो आप बेसिकली अगर आप पूरा CPEC का भी मुआहिदा उठा के देखें, ठीक है ना, अब जो है वो उसमें चाइना ने क्या ऑफ़र किया क्या नहीं किया ये एक अलग डिबेट है। आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है वो लोन लिए वो लोन जो है उसमें जो ज़्यादातर कंपनीज़ काम कर रही हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं। आपने यहाँ से लोन लिया, यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को पेमेंट की, तो आप तो खाली जो है वो किस्त चुका रहे हैं, और वो जो जिसको आप वो डेवलपमेंट कह रहे हैं वो डेवलपमेंट भी जो है वो आपके तो किसी काम की नहीं है। फिर ना आपके पास जो है वो इंडस्ट्री है, ठीक है ना आपके पास जो है वो इंपोर्ट करने के लिए कुछ है। तो ये जो पूरा रूट अगर आप बनाएंगे भी तो इसके सिर्फ आप चौकीदार ही बन सकते हैं ना। तो आप इस तरह से जो है वो आप जंगी सरमाए में जो है वो घुस जाते हैं। आप कभी जो है वो इसकी जो है वो कभी अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने के लिए घुस जाते हैं, कभी कहीं जो है वो जंग लड़ने के लिए घुस जाते हैं। आपने तो इस तरीके से जो है वो सारा खेल जो है वो चलाया हुआ। अगर जो है वो अमेरिका और बाकी लोगों का सरमाया ना हो तो यहाँ की रूलिंग एलीट तो मर जाए। जंगें रुकती है तो जंगों की दुआएं शुरू कर देते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और फिर आप मुझे बताइए ना कि अब ये वो सारा मॉडल है जो कि जो है वो सिर्फ हमारा मसला नहीं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली मॉडल है ना। अगर हम बिल्कुल दोबारा से इसको बेसिक्स को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बात से मुझे वो बात याद आ रही है कि मार्क्सिज्म के हवाले से कहा जाता है जिस तरह से मजहबी लोगों में बहुत से फ़िरका वारियत होती है, तो इनमें भी बहुत सारे जो है फ़िरक़े हैं, और कोई चाइना वाला फ़िरका है, कोई रशिया वाला फ़िरका है। तो अगर हम इसको समअप करें इस पूरे मुकदमे को कि भाई मार्क्सिज्म अपनी असल में क्या है, और फिर जब वो इतलाक़ में आता है, जब वो प्रैक्टिकल होकर सोसाइटी में अंदर इम्प्लीमेंट होता है, तो उसकी शक्लें क्या निकलती हैं। और आप इसमें ये भी बता दें कि भाई थ्योरी में तो एक चीज़ हमारे सामने आ गई है, तो ये जो दावा है मार्क्सिज्म का कि इस्तेसाल ख़त्म करने का, क्लासेस ख़त्म करने का और सोसाइटी के अंदर एक बराबरी और इक्वालिटी लाने का, तो कोई अमली तजर्बा भी है हमारे सामने इस चीज़ का? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, अब इसी में अगर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और तजुर्बों की बुनियाद के ऊपर जो है वो बात करते हैं, तो जो पेरिस कम्यून का पहला जो कि नाकाम तजुर्बा हुआ, अभी मार्क्स की थ्योरी जो है वो डेवलप नहीं हुई है।
मार्क्स उसको बल्कि एनालाइज कर रहा है। जो पेरिस कम्यून का जो पूरा वाक़या जो है फ्रांस के अंदर जो है वो मज़दूर निकलते हैं और वो कब्ज़ा करते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और उसको जो है वो ख़ुद चलाने की जो है वो कोशिश करते हैं, वो चलती हैं, सारा कुछ होता है और फिर स्टेट उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्ट करती है और उनको मारकर जो है वो ख़त्म करती है। तो ये पहला तजुर्बा था जो कि हिस्ट्री में जो है वो हमें जो है वो कम्युनिज़म की सूरत में नज़र आता है। और अगर ये नेचुरल नहीं होता तो फिर ये मार्क्स की थ्योरी डेवलप होने के बाद कहीं होता हुआ आपको दिखाई देता ना। फिर दूसरा तजुर्बा जो है वो आपको जो है वो लेनिन की सूरत में नज़र आता है कि जब रशिया के अंदर, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त पूरे यूरोप जो है वो इम्पीरियलिस्ट वॉर्स के अंदर जो है वो लगा हुआ था, उस वक्त जो है वो एक लेनिन की आवाज़ आती है कि वो अपने मुल्क के लोगों को ये कहता है कि भाई ये इम्पीरियलिस्ट वॉर्स जो हैं इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो हमारी जो है वो रूलिंग लीड्स जो हैं हमारे बड़े बड़े ममालिक की, उनका फ़ायदा है कि ये मंडियों की जंग लड़ रही हैं कि किसके हाथ जो है वो हिंदुस्तान आएगा और किसके हाथ जो है वो अल्जीरिया आएगा, किसके हाथ चाइना आएगा, किसके हाथ जो है वो साउथ अफ्रीका आएगा। ये तो इन सारी चीज़ों की जो है वो जंग चल रही है, इससे हमारा जो है जो वर्किंग क्लास है उसका क्या ताल्लुक़। और उसकी बुनियाद पर जो है वो लेनिन जो है वो वहाँ के मज़दूरों को और किसानों को जो है वो को जमा करता है। अब इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप हवा में कोई इनकलाब लेकर आ सकते हैं। अगर जो है वो हालात इनकलाब के मौजूद हैं, अगर वो गर्मी मौजूद है, अगर लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं और जो आपकी स्टेट है वो उसको जो है वो उस कॉन्ट्रडिक्शन को, उस तज़ाद को जो कि जो है वो मौजूद है सोसाइटी के अंदर, वो उसको जो है वो होल्ड करने में या उसको रिज़ॉल्व करने में नाकाम है, उसको किसी तरह से पैसिफाई करने में नाकाम है, तो फिर एक इनकलाबी कैफियत जो है वो जन्म ले लेगी। लेकिन सिर्फ इनकलाबी कैफियत से भी जो है वो इनकलाब नहीं आता है ना। यानी वही डायलेक्टिक्स की दोबारा से बात आ जाती है कि एक ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं लेकिन एक जो है वो सब्जेक्टिव विल भी है कि आप उस कंडीशंस के ऊपर किस तरह से एक्ट करते हैं। तो एक शऊरी काम भी है जो कि जो है वो ज़रूरी। तो लेनिन ने बड़ा ज़ोर दिया इस चीज़ के ऊपर, और एक वजह जिसकी वजह से जो है वो लेनिन जो है वो कामयाब हो गया। और बहुत सारे स्पेशली जो अगर मैं जर्मनी की मिसाल दूं कि जर्मनी में भी उस वक्त एक बहुत बड़ी पार्टी मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन उसने उस तरह से एक्ट नहीं किया उस सारी कंडीशंस के ऊपर जिस तरह से जो है वो लेनिन ने, या बोल्शेविक पार्टी जो कि लेनिन की पार्टी थी, उसने जो है वो एक्ट किया। तो उस पूरी कंडीशंस में कि जब जो है वो एक तरफ आपके अपने मुल्क के अंदर जो है भूख और प्यास है और दूसरी तरफ आप जो है वो जंगों में मसरूफ़ हैं, कमोबेश जो है वो आपको तस्वीर जो है ना वो अपने मुल्क की भी जो है वो खिंचती हुई जो है वो दिखाई दे रही होगी कि जहाँ पर हमारे सवाल भी तैयार कर लिए इस बारे में हर वक्त जो है वो जंगों के मूड में जो है वो हम रहते हैं, जबकि जो है वो पेट हमारे जो है वो खाली होते हैं, चाहे हम हो चाहे हमारे पड़ोसी हों, दोनों का जो है ना वो एक ही जैसा हाल है कि वो जो है ना वो जिंगोइज़म जो है वो अपने उरूज पे। पड़ोसी तो काफ़ी आगे निकल गए ना अब तो। आगे निकलने के बावजूद उनका किसान जो है वो तो हाँ वो भी भूख से मर रहा है, दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे ठीक है ना। और कैसा आगे निकलना हो, अगर जो है वहाँ का किसान खुदकुशी कर रहा है तो फिर वो आगे निकलना जो है वो कैसा आगे निकलना हो, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है कि हम बड़े फैसिनेट यानी ये भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है ना वो पड़ोसियों को बस गालियाँ देते रहें, ठीक है ना, और जो बस खामखा गालियाँ देते रहें। अब तो वो ज़माना आ गया, मरूब हो गए हैं ना। हाँ, अब लेकिन ये भी गलत है कि हम ये समझें कि वहाँ जो है ना वो दूध की नहरें बह रही, ठीक है ना। वहाँ पर एक्चुअली फाशिज़म मौजूद है, और मतलब उस फाशिज़म को जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि कल इत्तेफाक से जो है वो लॉयर्स जो होते हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उनसे बात हो रही, बड़ी दिलचस्प एक बात जो है ना वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारी जो रूलिंग क्लास है वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो फाशिज़म करना भी चाहे तो प्रॉपर्ली फाशिज़म नहीं कर पाती, तो ये हमारी जो है ना बचत हो जाती है इस वजह से। तो जो है वो उनके पास जो रूलिंग एलीट है वो ये भी डायलेक्टिक बात की है आपने। तो बात पता नहीं कहाँ से बात कर रहे थे कि इतलाक़ में इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो मार्क्सिज्म पे तनकीद है ना कि भाई कि ये तो ख्याली दुनिया है, एक आइडियल दुनिया है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि उस फेज़ के अंदर जो है फिर लेनिन ने जो है वो एक इनकलाब को रूनुमा किया। अब जब लेनिन हम कहते हैं तो लेनिन नहीं है, बल्कि जो है वो उस वक्त के दीगर लोग हैं जो उसकी पार्टी है, एक कलेक्टिव विजडम है जो कि किसी में सिंथेसाइज हो जाता है। इसी तरह से मार्क्स को जब हम कहते हैं तो सिर्फ वो मार्क्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिंथेसाइज होकर मार्क्स में आ जाती हैं। मार्क्स ने खुद
अगर आप देखेंगे तो उसने भी जो है ना वो चीज़ों को इवन जो है वो सरमायादाराना जो इकोनॉमिस्ट थे उनसे, रिकार्डो से, स्मिथ से, इनसे जो है वो थेरीज़ को लेकर और उसको सिंथेसाइज़ किया, उसके ऊपर काम किया। खैर, तो हम वापस आते हैं कि जो है वो जो पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट हमें नज़र आता है वो जो है वो सोवियत यूनियन की सूरत में जो है वो नज़र आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? जो प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई सोवियत यूनियन के इनकलाब के बाद, वो आपको, क्योंकि लेनिन का ख्याल ये था कि अभी सोवियत यूनियन बना है और रशिया का इनकलाब हुआ है तो अब फौरी तौर पर जो है वो जर्मनी में और दीगर ममालिक में भी जो है वो इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि नवीद भी ये थी, जो ख्याल था वो भी ये था कि जर्मनी में पहले इनकलाब आएगा, बाद में जो है वो रशिया में आएगा, जो आपने एनालिसिस स्पेकुलेशन जो आप करते हैं उसकी सूरत। लेकिन फिर बिल्कुल अपने आखिर का जो दौर था लेनिन का, उसमें उसने ये रियलाइज़ किया कि जर्मनी में इनकलाब नहीं आ सकता और शायद अभी पूरे यूरोप में जो है वो इनकलाब नहीं आ सकता। ये बिल्कुल मैं जो है ना वो उसके लास्ट 3 या 4 आर्टिकल्स जो वो बेटर फ्यूअर बट बेटर के नाम से वो आर्टिकल, और उसने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इनकलाब इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि जो गर्मी इस वक्त जो है वो वेस्टर्न ममालिक के अंदर होनी चाहिए थी वहाँ के लोगों के अंदर, और चूँकि इस्तेसाल जो है वो गर्म था और डिप्रेशन आया था, लॉन्ग डिप्रेशन, वो लॉन्ग डिप्रेशन ख़त्म हो गया। वो लॉन्ग डिप्रेशन क्यों ख़त्म हुआ? वो इस वजह से ख़त्म हुआ कि उन्होंने जो कॉलोनीज़ थी उनका इतना ज़्यादा इस्तेसाल किया कि उन्होंने अपने क्राइसिस को वहाँ शिफ्ट किया। अच्छा, वो रिवर्स हो गया। उन्होंने जो है उस इस्तेसाल के ज़रिए अपनी कंडीशंस को जो है वो इस तरह का डेवलप किया कि वहाँ पे क्राइसिस जो है वो ना बने। आज तक अगर आप गौर से देखें तो यही कंडीशन, जो अक्सर दोस्त जो हैं वो आकर ये बात कर रहे होते हैं ना कि यार आओ अमेरिका को देखो और आओ और यूरोप को देखो और आओ, आप यूरोप और अमेरिका को से जो है वो कॉलोनीज़ जो हैं वो आज़ाद करा दें, और कॉलोनी से मुराद है हम भी, ठीक है ना, कि जो बज़ाहिर आज़ाद हैं लेकिन उसके सरमाए में जकड़े हुए हैं, ठीक है ना, कि इन सारी जगहों से उसका सरमाया निकालने मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल होती है, हमसे ज़्यादा बदतर सूरत हाल जो है वो आपको वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो वो तो ये कर रहे हैं कि एक शदीद इस्तेसाल से दूसरे इस्तेसाल की शिद्दत को थोड़ा सा कम रखते हैं कि जो है वो कम अज़ कम कुछ मामला जो है वो चलता रहा। खैर, वापस हम जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ आते हैं। तो सोवियत यूनियन जो है वो एक ऐसा, यानी इन पूरे यूरोप में सबसे बैकवर्ड मुल्क जो था वो उस वक्त जो रशिया जो था वो सबसे बैकवर्ड मुल्क था। और सोशलिज़म आने के बाद और सोशलिस्ट इनकलाब आने के बाद वो सोसाइटी जो कि जो है वो सेमी एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, जिसमें जो है वो आधे में इंडस्ट्री थी, आधा अभी तक जो है वो पुराने फ्यूडल रिलेशंस के अंदर था। वो सोसाइटी जो है वो इतनी तेज़ी से तरक्की करती है कि वो जो है वो सुपर पावर में जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जो है वो सरमायादारी ज़रूरी है इस तरक्की के लिए, ठीक है? कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो बिल्कुल डाउन द लैडर हो और उसने जो है वो अचानक से जो है वो इतनी बड़ी तरक्की जो है वो कर ली हो सरमायादारी के ज़रिए? अगर हम तरक्की को पैरामीटर बनाते हैं तो जापान ने भी एटम बम खाया, तरक्की कर ली, चाइना ने भी की। जापान ऑलरेडी इंपीरियलिस्ट पावर थी उस वक्त जब उसने एटम बम खाया है। पैमाना क्या है तो जापान जो है वो उस वक्त इंपीरियलिस्ट पावर थी। जापान उस वक्त जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल में नहीं थी जैसे चाइना थी या बाकी ममालिक थे। जापान उस वक्त जो है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर थी। तो उस वजह से गया। अच्छा, सोवियत यूनियन के बारे में लेकिन अगर आप, और सबसे अच्छी मिसाल मेरे ख्याल है इस मामले में जो है वो चाइना की है, कि चाइना की जो पूरी तरक्की का आप सारा सफ़र देखेंगे, अब उसमें एक पूरी डिबेट है कि जो है वो क्या रिफॉर्म्स की वजह से हुई है, और क्या वो सोशलिस्ट हैं भी या नहीं है, या वो सोशलिस्ट हैं कि नहीं है। अब ये सारे जो पूरा मामला हुआ, यानी जो वहाँ पर जो रियासत कायम हुई, रियासत सोशलिस्ट होती है, माशरा जो है वो कम्युनिस्ट होता है। अच्छा, ये फ़र्क है, सही, ठीक है ना, जो हम जो सोशलिस्ट लफ्ज़ का इतलाक़ रियासत पे करते हैं और कम्युनिस्ट का माशरे पर। एग्जैक्टली, सही, ठीक है। कम्युनिज़म जो है वो तो उसी वक्त आ सकता है जब स्टेट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और स्टेट की ज़रूरत कब ख़त्म होती है? कि जब सोसाइटी में वो कॉन्ट्रडिक्शंस ही ख़त्म हो जाते हैं कि जहाँ जो स्टेट
जिनको जो है पकड़ के बैठा हो। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सोशलिज्म पहला स्टेप है और फिर दूसरा स्टेप कम्युनिज्म है, तो सोशलिज्म क्लासेस ख़त्म करने का स्टेप है, पहला दर्जा है, ठीक है ना। और जो है वो कम्युनिज्म वो दर्जा है कि जहाँ पर जो है वो खुद ब खुद हम ऐसे जगह पर पहुँच जाते हैं कि जहाँ पर जो है वो स्टेट खुद विद्रव्य हो जाता है, क्योंकि स्टेट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं समझने के लिए पूछूं आपसे कि हमने सोशलिज्म के तो मिसालें देखी, तो क्या हमारी मौजूदा दुनिया में कम्युनिस्ट सोसाइटी की कोई मिसाल है हमारे पास? कम्युनिस्ट की सोसाइटी की आपके पास मिसाल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो एक्सचेंज के रिलेशंस हैं वो कम से कम जो है वो आधी दुनिया इस तरह से हो चुकी हो कि अब वो एक्सचेंज का वो निज़ाम जो कि जो है वो सरमायादारा निज़ाम है वो ख़त्म हो सके। जब हम दुनिया के लेवल पर जाते हैं तो जो एक्सचेंज हो रहा है, जो वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, वो उसी लेबर वैल्यू की बेसिस पे हो रही है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि तकरीबन आधी दुनिया सोशलिस्ट होगी तो फिर कम्युनिज्म के कोई इम्कान पैदा होगा। एग्जैक्टली ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो एक स्टेट में सोशलिज्म को जो है वो रखें और जो है वो दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो हो जाए। अब लेकिन इसके ऊपर जो सवाल है वो यही है ना कि फिर क्यों नहीं, ठीक है ना, पूरी दुनिया जो है वो सोशलिस्ट क्यों नहीं हो जाती, हो क्यों नहीं रहा और क्या। अब इसमें जो सारा मसले मसाइल जो है वो पैदा इस वजह से हुए कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इम्पीरियलिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ। उस इम्पीरियलिस्ट स्ट्रक्चर ने एक तरह से स्ट्रेंथन किया कि इन ममालिक में कम से कम उस वक्त जो है वो इनकलाब की सूरत हाल जो है वो उस टाइम पर मुश्किल कर दी। सही, ठीक है। अब जो सोशलिज्म के दरवाजे हैं वो खुद लेनिन ने अपने आखिरी आर्टिकल में कहा था कि हमें अब जो है वो चाइना, इंडिया और जो है वो इस तरह के ममालिक की तरफ देखना पड़ेगा कि जहाँ पर जो है वो वहाँ के लोग इस वक्त कॉलोनीज़ में जो है वो मौजूद हैं, वहाँ से अब इनकलाब की सूरत हाल जो है वो निकलेगी। और हमने यही देखा कि उसके बाद यही हुआ कि चाइना में, फिर जो है वो क्यूबा में, वियतनाम में, नॉर्थ कोरिया में, इन सारे ममालिक में जो है वो एक एक करके जो है वो इनकलाबात जो है वो बहुत एक बड़ी वेव जो है वो इनकलाबात की जो है वो चलना शुरू हुई। और उस सारी चीज़ जो सारा प्रेशर उसका डेवलप हो रहा था और फिर जो इंटर इम्पीरियलिस्ट वॉर्स थी, इन सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट हुआ वो ये रिज़ल्ट हुआ कि बहुत सारी जगहों से इन्होंने ख़ुद इनखला किया और जो है वो एक तरह से न्यू कॉलोनीज़ या सेमी कॉलोनीज़ जो है वो कायम हो गई, जो कि जो है वो बज़ाहिर कॉलोनीज़ नहीं है लेकिन जो है वो निज़ाम उनके अंदर जो है वो कॉलोनियल निज़ाम ही चल रहा। अब इस सारी जंग के अंदर जो ये ममालिक अब तक अचीव कर सके वो थी उनकी इम्पीरियलिज़म के साथ जो है वो लड़ाई, कि वो कम से कम अपने आप को इम्पीरियलिस्ट सरमाए से जो है वो निजात दिलाने में कामयाब हुए, क्योंकि ये इनकी अभी जो डेवलपमेंट थी एक कामयाबी मिल गई कि वो अभी जो है वो उस हद तक डेवलप नहीं हुए थे कि वो डायरेक्ट जंप मार के सोशलिज्म तक पहुंच सकते। क्योंकि अगर आपको याद हो पहले हमने जो बात की थी कि मार्क्सिज्म साइंटिफिकली चीज़ों को देखता, वो ये कहता है कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं वो अगर डेवलप होंगी तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होंगी। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वो इंडस्ट्री एक ख़ास लेवल तक पहुंची होगी तो फिर कहीं जाके कैपिटलिज्म आएगा, और अगर जो है और उसी बेसिस पे जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो आपके पास जो है वो सोशलिज्म के दरवाजे जो है वो खुलेंगे। अगर आपके पास इंडस्ट्री ही नहीं है तो पहली तो आपकी स्टेज ही जो है वो इस चीज़ पे आ जाती है कि आप इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो पहला कॉन्सेप्ट जो सोवियत यूनियन से आया था वो ये आया था कि भाई आप जो हैं वो जितने भी नेशनल कैपिटलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर, और यहाँ की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी उन्होंने जो है वो नेशनल कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और एक कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन की कोशिश करी। माओ की जो कामयाबी है, माओ की कामयाबी यह है कि उसने उस पूरी कंडीशन को लेकर और जब अपनी चाइनीज़ सोसाइटी के ऊपर जो है वो देखा तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई मेरी जो चाइनीज़ सोसाइटी है इसमें तो जो 90% आबादी है वो तो एग्रीकल्चरल आबादी है और मज़दूर तो 10% भी नहीं है, और नेशनल कैपिटलिस्ट जो है उसके अंदर तो कोई सकत ही नहीं है कि वो जो है वो कुछ कर सके। तो उसने कहा कि ये बेड़ा जो है वो यहाँ की आवाम को उठाना। अब आवाम से उसकी क्या मुराद थी? आवाम से उसकी मुराद ये थी कि उसमें किसान भी आ जाएगा, उसमें जो है वो मज़दूर भी आ जाएगा, उसमें जो है वो सरमायादारी का वो तबका भी आ जाएगा कि जो
जिसका कंपटीशन किसी ना किसी सूरत में जो है वो बाहर के सरमाए के साथ मौजूद है, और उसने उस सबको मिलाकर एक किसानों का रेवोल्यूशन एक तरह से जो है वो वहाँ पर लेकर आया। और वहाँ से जो है वो फिर उसने सोशलिज्म के सफ़र के लिए पहले कैपिटलिज्म को, यानी वहाँ की इंडस्ट्री को और सारी चीज़ों को डेवलप किया, और फिर आगे जाकर जो है वो एक लड़ाई ज़रूर हुई जिसमें जो है वो फिर वो धड़ा कि जो कह रहा था कि नहीं अभी सरमायादारी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, वो जीत गया। और वो धड़ा जो कि ये कह रहा था कि नहीं अभी हमें जो है वो सरमायादारी से आगे निकल के सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए, वो धड़ा जो है वो हार गया। तो अभी तक जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अभी तक अपने आप को न्यू डेमोक्रेसी या पीपल्स डेमोक्रेसी की स्टेज में कहती है, कि वो भी अपने आप को कम्युनिस्ट कहते नहीं है। अब चाहे उनकी नीयत जो है वो कुछ भी हो, जो कुछ भी, वो अभी तक जो चाइना के अंदर आपको नज़र आ रहा है वो है कैपिटलिज्म ही। लेकिन उस कैपिटलिज्म की जो शक्ल है या उसकी जो लड़ाई है, उसके लिए उन्होंने जो है वो एक कम्युनिज्म का लिबादा जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर उनको इम्पीरियलिज्म से लड़ना था तो उसकी जो है वो ज़रूरत थी। तो पहली जो यानी कि जो हमारी जंग है इस वक्त, यानी आज का जो लेनिन की जो मैंने आपको बात की कि जहाँ पे सारी चीज़ तब्दील हो जाती है मार्क्स से या आगे बढ़ जाती है, लेनिन ने कहा कि जो इम्पीरियलिज्म है वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, कि जहाँ पर अब कैपिटल जो है वो छलांग मार के ग्लोबली जो है वो चीज़ों को देखना शुरू हो जाता है। और जो है वो उसके बाद अगर आप न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ आ जाते हैं तो वो इम्पीरियलिज्म की एक मज़ीद आगे की स्टेज, न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म जो है वो एक नई जहत में आपको जो है वो लेकर जाता है। पाकिस्तान में न्यू लिबरल इकोनॉमी हम हो गए। एग्जैक्टली, पीआईए बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है वो पाकिस्तान में हम अगर मार्क्सिज्म की बात करते हैं या हम थर्ड वर्ल्ड में जो है मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो वो क्या मार्क्सिज्म है और वो उसकी क्या शक्ल है। थर्ड वर्ल्ड का जो मार्क्सिज्म है उसकी इस वक्त जो सबसे अहम लड़ाई है, चाहे वो पूरी कॉलोनी है जैसे कि अपार्थाइड है, यानी कि जो है वो फ़लस्तीन का मामला है आपके सामने, या हमारी तरह जो है वो सेमी कॉलोनी है, उन दोनों सूरतों में जो हमारी इस वक्त सबसे अहम जंग है वो जंग जो है वो इम्पीरियलिस्ट कैपिटल के साथ ही जंग। इज़राइल जो है वो एक सैटेलाइट स्टेट है अमेरिका का, ठीक है ना। और इज़राइल मतलब ख़ुद जो है वो अपना रॉबर्ट कैनेडी एंड हिज टाइम्स के अंदर जो है वो किसिंजर जो है वो उस चीज़ को कोट करता है कि जब ये इज़राइल के ऊपर जो है वो बात होती है तो उसने कहा कि जो है वो इज़राइल जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अरब वर्ल्ड एक ना हो सके, कि ना वहाँ पे हमें एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बना कर रखना है। द सेम थिंग जो कि जो है ना उन्होंने एक तरह से साउथ कोरिया के ज़रिए जो है वो उस रीजन के अंदर जो है वो अचीव करने की जो है वो कोशिश की कि एक ना एक वो जो है वो ऐसा झगड़ा जो है वो वहाँ पर बना के रखते हैं कि जिसके ज़रिए वो अपना पूरा का पूरा मकसद जो है वो ऑपरेट कर सकें। और ये जो इज़राइल का सारा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली उसी प्रोजेक्ट के साथ जो है वो रिलेटेड है। और ये जंग जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन की जंग नहीं है, पूरे रीजन की जंग है, क्योंकि पूरा रीजन उस एक इज़राइली प्रोजेक्ट के ज़रिए इम्पीरियलिज्म जो है वो अपने पूरे रीजन को जो है वो अपनी ग्रैप में जो है वो रखता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो जो है वो यूएई हो, चाहे वो ईरान को जो है वो घेर के रखने वाली कहानी हो। ये सारा का सारा काम जो है वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो बासानी जो है वो करने में अमेरिका जो है, या और ख़ाली ये अमेरिका नहीं है, ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो इम्पीरियलिज्म है ये वर्ल्ड इम्पीरियलिस्ट सिस्टम है। अफ़गानिस्तान में हमला अमेरिका ने किया, ठीक है, वो आ गया, लेकिन उससे कमाया तमाम इम्पीरियलिस्ट ममालिक, इसमें पूरा यूरोप आ गया, पूरा यूरोप, ब्रिटेन आ गया, कनाडा आ गया, कोई पूरा वेस्ट आ गया उसमें। हाँ, तो ये पूरा एक इम्पीरियलिस्ट सिस्टम है। उस इम्पीरियलिस्ट सिस्टम में सारे इम्पीरियलिस्ट कैपिटल जो है वो उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। अगर आप ये समझें कि नहीं ये जो है ना वो सिर्फ एक मुल्क का मसला है, एक जगह का मसला है, ये इस तरीके से नहीं है। इसीलिए जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर हमने लड़ना है चीज़ों से और अगर हमने जो है वो आगे बढ़ना है तो हमें जो है वो इस इम्पीरियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट को जो है वो समझना पड़ेगा। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एडीज़ हमारे अंदर मौजूद हैं कि जो इस इम्पीरियलिस्ट सिस्टम को जो है वो एड कर रहे हैं। हमारे अपना वो तमाम सरमायादार जो कि जो है वो इस सरमाए पे पल रहे हैं, वो सारे के सारे उसको एड कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है पूरा, वो फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी डेवलपमेंट की सबसे बड़ी रुकावट है।
जहाँ पे भी फ्यूडलिज्म होगा वहाँ पे कैपिटलिज्म जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। कैपिटलिज्म डेवलप ना होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती जो कि जो है वो कैपिटलिज्म को जो है वो आगे की तरफ लेकर जा सके। यानी आपके मुल्क को अपने, अगर नेशनल कैपिटलिस्ट जो है वो किसी मुल्क में डेवलप हो जाता है तो वो इम्पीरियलिज्म से उसकी लड़ाई बन जाती है। अच्छा, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम सोचते थे कि हम पाकिस्तान को सोशलिस्ट मुल्क नहीं बना सके, अभी हमें मालूम हुआ कि हम तो कैपिटलिस्ट भी नहीं बन सके। आपका मुल्क कैपिटलिस्ट मुल्क नहीं है, आपका मुल्क जो है वो सेमी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल मुल्क है कि जहाँ पर जो है वो बाहर का सरमाया आपके ऊपर रूल करता है। और कैसे रूल कर लेता है, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूडलिज्म के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपका की जो डेमोक्रेसी हम जो है वो रोज़ाना जो है वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, वो डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैपिटलिस्ट भाई। अगर वो कैपिटलिस्ट ही नहीं मौजूद तो वो लड़ेगा क्या? देखें, ये जितने भी आपके पास हैं लोग, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे जो है वो लोग हों जो बाहर बैठे हुए हैं, सब जो है वो तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। सब जो है वो इस चक्कर में कि यार हमें जो है वो आगे बढ़ा लो, हमारे साथ जो है वो डील कर लो, वो डील करके जो है वो आगे आने के लिए तैयार हैं। कोई भी जो है वो इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयारी नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत ही नहीं है। ना उनके अंदर वो ताकत है, ना उनके अंदर वो बहादुरी है कि वो जो है वो इस पूरे निज़ाम के साथ जो है वो लड़ सकें, और ना उनके इंटरेस्ट हैं। उनके इंटरेस्ट सारे जो हैं वो अमेरिका की ग़ुलामी करने के लिए तैयार रहते हैं। सारे जो है वो कोई भी हो उसकी जो है वो एक फर्म बैठी हुई जो है वो अमेरिका में लॉबी कर रही होती है। आप कोई भी पार्टी उठा लें, इनमें से किसी भी पार्टी को उठा लें, ये जो है वो अमेरिका में, लंदन में इनकी बाकायदा ये लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर करते हैं, जो इनके लिए जो है वहाँ पर बैठ के जो है वो लॉबिंग जो है वो करती हुई आपको नज़र आती है। अमेरिका सबसे महज़ब फाते भी तो है ना, तो चलता है इतना तो। अच्छा, कुछ एतराज़ात की तरफ आ जाते हैं क्विकली जी कि पाकिस्तान में जो हम हालात नज़र आते हैं इस्तेहसाल के, तो होना तो ये चाहिए कि ये सरज़मीन, यहाँ के लोग सोशलिस्ट आइडियाज़ को कबूल करने के लिए बहुत वेलकमिंग होने चाहिए। फिर मेरे ख्याल से आप जो है वो अवामी वर्कर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जनरल सेक्रेटरी में थे, अब नहीं है, ठीक। अब एक्टिव कारकुन हैं, आप अमली सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, तो फिर जो आप लोगों की सियासत है वो फिर यहाँ पे पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती? मेरे ख्याल है हमारी अपनी सियासत में भी बड़ा मसला है, और ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि, और ये इम्पीरियलिज्म के साथ रिलेटेड। देखें, इम्पीरियलिज्म से लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप थेरीज़ को जो है वो वेस्ट से या इधर से उधर से लेकर नहीं आ रहे, बल्कि आपकी थेरीज़ जो हैं वो यहाँ की सोसाइटी से डेवलप होकर निकल कर आनी चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए आपको। एग्जैक्टली। जो माओ जिस वजह से कामयाब हुआ वो ये हुआ कि उसने जो है वो सोवियत यूनियन की लाइन टो नहीं की। माओ ने जो है वो मार्क्सिज्म को लिया और ये देखा कि मैं अपनी सोसाइटी में क्या कर सकता हूँ इस वक्त, ठीक है ना। उसने ये नहीं कहा कि मैं सोशलिज्म लेकर आऊँ, उसने एक नई स्टेज निकाली, पीपल्स डेमोक्रेसी। उसने देखा कि मेरी सोसाइटी में कौन से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और उसने कहा कि मैं जाके आवाम से सीखूंगा। यानी जब आपकी सोसाइटी में एक कैपिटलिस्ट क्लास क्रिएटिव मौजूद ही नहीं, जो सिर्फ जो है वो कॉपी पेस्ट पे चल रही है, कैपिटलिस्ट क्लास, जो आपका मिडिल क्लास है वो भी कॉपी पेस्ट पे चल रही है। आपके पास कितने आपने इंटेलेक्चुअल पैदा, कौन सा जेन्युइन थियरिस्ट, कौन सा थिंकर आपने जो है वो पैदा किया। अच्छे ट्रांसलेटर्स प्रोड्यूस किए ना, तो अंग्रेजी किताबें पढ़ के उर्दू में वो जो है वो उसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। जो मिस्टेक हमारी रही वो ये है कि हमने आवाम से सीखने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी नज़रिया आपने जो है वो उसको कामयाब बनाना है तो उसकी पहली शर्त ये है कि आप उस नज़रिए को आवाम के पास लेकर जाएं, और फिर आवाम जो कहती है उसके हिसाब से उस नज़रिए को जो है वो डेवलप करें, उसकी क्रिएटिविटी को जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वही एक वाहिद क्रिएटिव फोर्स है। जो आपकी लोअर क्लासेस हैं, जो आपका किसान है, जो आपका मज़दूर है, उसके पास जेन्युइन आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप तो बाहर की डिग्रीज़ लेकर आते हैं, आप तो जो है वो बाहर का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपके पास तो जो है आप तो मिल्टन की बात करेंगे, आप जो है वो फैनन की बात करेंगे, आप माओ की बात करेंगे, आप मार्क्स की बात करेंगे, आप जो है वो आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन की क्या बात है। अगर वो ज़मीन की बात आप नहीं कर रहे, इन सारी मतलब ये सारी थेरीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सारी थेरीज़ का हमारी ग्राउंड सिचुएशन पे किस तरह से होना चाहिए ये सिर्फ आपको एक ही शख्स बता सकता है। वो शख्स है
जो यहाँ पर जो है वो इस्तेसाल को जो है वो झेल रहा है, जो यहाँ पर जो है वो रोज़ाना मर रहा है, जिसके घर में जो है वो रोटी नहीं है, जिसके पाँव में जो है वो चप्पल नहीं है, असल में वो उस्ताद है और उस उस्ताद के पास जो है वो जाने की ज़रूरत है। हम सब लोगों ने, जितने भी पार्टीज़ हैं और जितने भी नज़रिए हैं, उन सब लोगों ने जो है वो अब तक आवाम को जो है वो शागिर्द बनाने की कोशिश की है। अगर हमने जो है वो आवाम को उस्ताद बनाएंगे तो हम जो है वो वाकई इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई तब्दीली लेकर आ सकते हैं और वहीं से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरा एतराज़ के भाई लेफ़्ट के बारे में कहते हैं कि 4 लोग बैठते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और फिर 2 दिन बाद 2 लोग अपनी पार्टी अलग कर लेते हैं। तो इतने सारे जो आपके फैक्शंस हैं, तो ये यूनिफाइड होकर कभी कोई आप लोगों ने सोचा कि सब मिलके कोई काम करें? मेरा ख्याल है ये एतराज़ इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे नंबर्स कम हैं। ठीक है, अगर जो है वो क्यों देखें ना, ये एतराज़ जो है वो आप पीटीआई पे, पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे और बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट में जो है वो हिस्सा लेती हैं, जो कि जिन सबके नज़रियात एक ही हैं और वो नज़रिया न्यू लिबरलिज़म का नज़रिया, आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे ना वो कहेंगे नहीं यार ये लेफ़्ट राइट सब ख़त्म हो गया, सारा कुछ मामला ये लेफ़्ट राइट ख़त्म हो गया का जो लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो बेसिकली न्यू लिबरल प्रोजेक्ट का सेंट्रिस्ट कहते हैं अपना, ठीक है। अब आप मतलब देख लेना कि आप कितनी उम्मीदों के साथ बाइडन को जो है वो लेकर आए थे ट्रम्प के की मुखालफत करके, वो भी जेनोसाइड इनेबलर निकला, ठीक है ना, तो आपको जो है वो कोई चीज़ तो नहीं मिली। तो अभी ट्रम्प और बाइडन एक क्यों नहीं हो जाते, ठीक है ना, या जो है वो नहीं, वो तो एक तजाद बाकी रहेगा ना सोसाइटी के अंदर के, 2 एक मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आइडियाज़ पार्टीज़ के मुख्तलिफ पार्टीज़ के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही पॉइंट ये है कि क्या वो पार्टीज़ कुछ कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, ये है असल सवाल। नज़र तो ज़्यादा कि नहीं कर पा रही, वो पार्टीज़ जो कि नहीं कर पा रही हैं उसकी जो मेजर वजह है वो ये कि एक पॉइंट तक वो उस वेव पे चलती रही, जो लाल वेव जो है वो सोवियत यूनियन से और चाइना से जो है, यानी कि माओ के ज़माने तक तो चाइना भी जो है वो एक तरह से सपोर्ट करता रहा तमाम जगहों की जो है वो पार्टीज़ को और उनको किसी ना किसी तरीके से वो, जैसी वो सपोर्ट ख़त्म होना शुरू हुई और ख़ासकर सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हुआ, पहले तो वो यानी कि कैपिटलिज़म की तरफ जब उसका ट्रांजिशन जो है वो शुरू हो गया, तो ये सारा मामला जो है बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेन्युइन तहरीक थी वो हम डेवलप करने में या वो चीज़ें जो है वो करने में जो है वो नाकाम रहे, जो कि जनरली मिडिल क्लास का एक मामला जो है वो हमारे मुल्क के अंदर रहा है कि वो कोई ख़ास नए आइडियाज़, ख़ास कोई नई चीज़ें जो है वो नहीं डेवलप कर पाई, और ये सारा मसला उसके साथ जुड़ा हुआ। इंडिया में भी जो है वो कई पार्टीज़ हैं, लेकिन वो पार्टीज़ जो हैं वो कुछ इलेक्टोरली जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ जो है वो आर्म रेजिस्टेंस जो है वो यानी कि जो नेक्सलाइट उनकी तहरीक है वो ख़ाली सब कॉन्टिनेंट की चंद बड़ी इस वक्त आर्म रेजिस्टेंसेस में से जो है वो एक है, तो वो सरवाइव कर गई। उसकी वजह जो है वो ये थी कि उन्होंने जो है वो जो इंडिजिनिटी थी उसके साथ जो है वो अपने आप को नत्थी किया। अब उनकी पूरी मूवमेंट दलित्स के ऊपर खड़ी हुई, ठीक है ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो समझा, उसके ऊपर काम किया, उसके साथ लगे और उन्होंने वहाँ के लोगों से जो है वो सीखने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना एक टूल, अपने मैकेनिज़म्स जो है डेवलप किए। तो मेरा ख्याल है एक वजह जो इतनी सारी पार्टीज़ बनने की ये भी होती है कि जब लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, जब उनको रास्ता नहीं निकल कर सामने आ रहा होता तो वो जो है वो ज़्यादा जो है वो डिवीज़न का शिकार होता है। उसका तीसरा एतराज़ को कि आप वो मज़हब के बारे में बात कर ही चुके हैं कि वो जैसे ही कोई यहाँ पे बात करता है कहते हैं भाई रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, तो वो मार्क्स की जो है वो ये इबारत लेके खड़े हो जाते हैं। तो वो फिर हमारे कुछ लोग दोस्त बोलते हैं कि हमारे जो लेफ़्ट के लोग हैं बाज़ औक़ात राब्ता कमेटी की तरह भी इसकी तशरीह कर रहे होते हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, और ये इबारत सनद के एतबार से ठीक है? मेरा ख्याल है इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस को, तो आपको जो है वो पूरा जो फ्रेज़ है वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ, वो पूरा एग्जैक्टली तो मैं नहीं रट्टा तो नहीं लगाया हुआ मैंने, लेकिन वो उसमें इस तरह से वो शुरू करता है कि इट इज़ हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड, सोल ऑफ द सोललेस कंडीशंस, ठीक है ना। और इस तरह चलते 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 वो ये बताता है कि लोग रिलीजन में अपने गमों का मदावा तलाश करते हैं। लोग जब ये कंडीशन से जो है वो लड़ नहीं पा रहे होते, जब लोग जो हैं वो उनके पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो जाकर जो है वो किसी जो है वो चौखट पे, किसी जो है वो खानका में जो है वो जाकर बैठते हैं और वो वहाँ पर एक तरह से अपने आप को जो है वो
कथारसिस अपना कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जो है वो तकलीफ़ों का जो है मदावा जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। इस सेंस में जो है वो मार्क्स ने जो है वो रिलीजन को जो है वो इस्तेमाल किया है, और ये हम करते हैं। ये मतलब जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तभी हम जो है वो दरगाहों पे पहुंचते हैं, तभी हम जो है वो इबादत गाहों की तरफ जो का रुख कर रहे होते हैं कि, और अमूमन आप इसीलिए देखें कि जो आपकी वर्किंग क्लासेस हैं, जो आपकी पीजेंट क्लासेस हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो तसव्वुफ़ का और जो है वो ऐसे ठिकानों का जो है वो की तरह का रुख इख्तियार करती हैं कि जहाँ पर जो है वो एक तरह से आसरे जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो जो है वो दरगाहों का रुख करेंगी, ठीक है ना, कि जहाँ पे जो है वो उनको एक उम्मीद, एक आस जो है वो नजर आती है। डेफिनेटली पूरी डिबेट है, और इसका जवाब लेने के लिए अब किसी को बुलाना पड़ता है जब हम चौथे एतराज़ की तरफ बढ़ते हैं। नहीं देखें, मसला पता है क्या मसला, ये कि मज़हब मसला है नहीं, ठीक है ना, और इस जो है वो उसको मसला बनाने की जो है वो ज़रूरत भी नहीं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इसीलिए फ्यूरबाख का थीसिस है, ये आप जो है वो इसको भी देखिएगा कि ये एक अलग बात है कि जो है वो मार्क्स रिलीजन के बारे में क्या सोचता था क्या नहीं सोचता था, वो तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो रिलीजन को जब कम्युनिज़म के अंदर बात करता है तो वो किस तरह से देखने की बात करता है, ठीक है ना। या अगर इस पर एक सवाल मैं ऐड कर दूं कि क्या ये ज़रूरी है कि जो मार्क्स ने कहा है, लिखा है, वो हर चीज़ को जस्टिफाई करना है और वो पूरी आइडियोलॉजी का हिस्सा लाजमी होना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि भाई हम ये नहीं कहते कि मार्क्स ने जो बोला है वो सही बोला है, या जो है वो लेनिन ने जो बोला है वो सही बोला है, या माओ ने जो बोला है वो सही बोला, बल्कि हमारी अपनी इन सब की आपस में भी क्रिटिक, यानी माओ की पूरी क्रिटिक है सोवियत यूनियन के पूरे अपना इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसका ख्याल ये है कि जो इन्होंने एकदम एडवांसमेंट करने की कोशिश की, उसकी वजह से जो है वो इनको जो है वो नुकसान हुआ कि लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री में जो है वो एक तवाज़ुन नहीं रखा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर तवाज़ुन नहीं रखा, इस तरह के कई सारे जो है वो इन्होंने। मुझे आपकी बात से याद आया कि जब मैं न्यूज़ में रिपोर्टिंग करता था तो करामत अली साहब एक दफ़ा T2F पे एक सेशन में आए तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि हम वो जेल चले गए, वो जो 71 वाला मामला था तो गोली चल गई थी मजदूरों पर, फिर बाद में पूरा एक सीन बन गया था। 72 की बात है, हाँ। तो वो कहते हैं जब हम वो गए जेल में तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि लोग कुरान पढ़ते थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने रेड बुक जो है जेल में मंगवा ली, हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम ना बिल्कुल तिलावत की तरह उसको पढ़ रहे थे, और हमने उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया कि जैसे लगा कि रिलीजन ही हमने मार्क्सिज्म बना दिया है। और ये क्रिटिक है भी कि मार्क्सिज्म या सोशलिज्म भी एक रिलीजन ही, एक न्यू रिलीजन दुनिया का बन गया है। असल में दो चीज़ों से जितने भी प्रैक्टिकल मार्क्स जो कामयाब प्रैक्टिकल, चाहे लेनिन की बात कर लें चाहे आप माओ की बात करें, दो टेंडेंसी से बचने का जो है वो कहते हैं खुद कि एक, आप मार्क्सिज्म को डॉगमा नहीं बनाए, दिस इज़ अ साइंस, ठीक है ना। तो और साइंस में जो है वो तब्दीलियाँ भी आती हैं, सारी कुछ आती हैं, जैसे बाकी तमाम साइंसेस के अंदर जो है वो तब्दीली आती है। ये तो सोशल साइंस है तो और भी तब्दीलियाँ जो है वो आपकी, और इसलिए डेवलपमेंट भी हुई, मतलब जो एक्सेप्टेड डेवलपमेंट है। दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा मसला आता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात चूँकि टूल बड़ा ज़बरदस्त है तो आप इमीडिएसी में फंस जाते हैं। यानी बहुत सारी जगहों पे वो इनकलाबात जो हैं वो बस एक नेशनल इनकलाब तो रहे, लेकिन फिर वो उससे आगे नहीं बढ़े। तो वो जो आपका आगे का गोल है उसको जो है वो आपको हमेशा साथ साथ रखना चाहिए कि जो रेवोल्यूशनरी ज़ील है इस आइडियोलॉजी की, उसको एक तो फरामोश ना करें, लेकिन दूसरी तरफ इसको जो है वो एक डॉगमा के अंदर, तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो एक्सट्रीम्स जो हैं वो ख़तरनाक हैं। कि एक बिल्कुल ही आपने उसको सिर्फ अपने जो है फौरी मकासद के लिए नहीं, फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम ये चाहें कि भाई बस हम गुजर नाले के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें इस टूल को इस्तेमाल करते रहें, तो वो ठीक है, वक्ती तौर पे हम कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उससे कोई निज़ाम तो नहीं तब्दील हो, लॉन्ग टर्म पे कोई बेनिफिट नहीं। तो अगर हम उसके लिए काम नहीं कर रहे तो भी एक मसला है। और अगर हम इसको जो है वो डॉगमा बना लें कि नहीं यार, जिस तरह से मार्क्स ने किया था हम जो है उसी तरह से करेंगे, या जिस तरह से लेनिन ने किया था हम उसी तरह से करेंगे, ये भी एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है। तो चौथा एतराज़ किया जाता है कि सच रशिया और चाइना ही है जो हमें नज़र आते हैं जहाँ पे ना सोशलिस्ट जिन रियासतों को चले
टोटलिटी में नहीं, पार्शली कहते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात होती है कि भाई आज़ादी इजहार पर पाबंदी है, और चाइना ने जैसे इंटरनेट को दुनिया से अलग किया हुआ है, फेसबुक को बंद किया हुआ है, रशिया में के बारे में भी बात होती है। और फिर उससे आगे बढ़कर ये कि लोग तंज में गालिबन, मुझे नहीं पता कि वो नॉर्थ कोरिया पे भी ये कहते हैं भाई असल में तो सोशलिस्ट सियासत देखनी है तो नॉर्थ कोरिया को देखें, और अगर आपको इस तरह का कोई आइडियल माशरा बनाना है तो ये नॉर्थ कोरिया है। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल है जो डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप, और इस पे माओ ने काफ़ी काम किया था। माओ एक्चुअली ही ट्राइड टू डेवलप अ सिस्टम के जहाँ पर जो है वो आवाम जो है वो किसी तरीके से स्टेट और पार्टी से ज़्यादा पावरफुल हो जाए। जो पूरा उसका मतलब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जो है वो जो पूरा थॉट प्रोसेस था वो यही था कि एक तो 100 फ्लावर्स ब्लूम की एक उसने पूरी जो है ना वो मूवमेंट निकाली कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ जो है वो सामने आए, तनकीद कर, हमारे ऊपर तनकीद करें और सारा का सारा कुछ। फिर इसी तरीके से जो है वो जो पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन था, वो बेसिकली कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो माओ की तरफ से दावत थी आवाम को कि पार्टी जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, पार्टी जो आपके जो मफादात हैं उनको जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आप निकलें और आप जो है वो बात करें, जिसमें पूरी एक वॉल मतलब यानी बीजिंग की वॉल्स जो हैं वो कम पड़ गई थी, तो जो है वो एक नई वॉल जो है वो बनाई गई जिसमें लोगों ने बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ और जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो पोस्टर्स लगाए और सारा का सारा कुछ किया। तो जो डेवलप होके जो सारा मामला हमारे सामने आया है वो तो यही है कि हम ये समझते हैं कि वंस सोशलिज़म की स्टेज तक आप पहुंचते हैं तो फिर आपको जो है वो अवाम के मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो बोलने की और सारी चीज़ों करने की जो है वो एक आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन हालात तो इसके खिलाफ नज़र आते हैं जो कि जो है वो मतलब अगर आप जो है वो चाइना की बात करें तो चाइना में कम से कम जो है वो 70s तक जो है वो एक ठीक ठाक मामला इस तरह का रहा कि जिसमें लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने की, बात करने की जो है वो आज़ादी रही। प्रॉब्लम जो कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है ये स्टेट्स के लेवल के ऊपर, और यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गेम दोनों तरफ का। अब चाइना का या अपना रशिया का, आपको रशिया तो कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, और चाइना जो है वो अभी तक कैपिटलिज्म की ही स्टेज के अंदर आपको नज़र आएगा, वो अभी कोई सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। अब वो करते हैं नहीं जाते, क्या जाते हैं, मैं इसलिए इस बहस में नहीं पड़ रही क्योंकि एक अलग बहस है, ठीक है ना। उसमें मेरे कुछ मुख्तलिफ ख्याल हो सकते हैं, बाकी लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हो सकते हैं, वो फिर एक कभी आप चाहें तो चाइना पे एक प्रोग्राम अलग से करेंगे। तो लेकिन जो है वो सवाल ये कि अमेरिका टिकटॉक क्यों बंद कर रहा है? सवाल ये है कि अमेरिका जो है हुआवे को जो है वो क्यों काम नहीं करने दे रहा? उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि अब ये एक बड़ी पावर बन रही है, और ये पावर जो है वो अगर इसका मीडिया, इसकी सारी चीज़ें हम तक पहुंचने शुरू हो गई और इनको जो है वो ऑपरेट करने दिया तो ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो वो बेसिकली जब फेसबुक रोकता है या बाकी चीज़ों को रोकता है तो वो जो है वो बाकी दुनिया का नाता नहीं रोक रहा, वो इम्पीरियलिस्ट वर्ल्ड का नाता अपने लोगों के साथ रोक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इम्पीरियलिस्ट वर्ल्ड जो है वो इसको एज ए प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो इम्पीरियलिस्ट वर्ल्ड का जो बाकी यानी अमेरिका है, वो चाइना इस वक्त जो मेन आपको जंग नज़र आ रही है वो अमेरिका चाइना की जंग है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जो इस इकोनॉमिक वॉरफेयर में जो है वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को जितना कट कर सकती हैं वो करने की कोशिश करेंगी। इवन मेरे हिसाब से यूक्रेन की जो पूरी इस वक्त बिसात बिछाई गई है वो अमेरिका की तरफ से बिछाई गई। उसमें मैं अपना ये नहीं कि रशिया को दोष नहीं देता, रशिया का भी अपने इंटरेस्ट उसके साथ वाबस्ता हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे अमेरिका जो है वो ये चाह रहा था कि जिस तरह से चाइना इकोनॉमिकली आगे जा रहा है उसको रोकने के लिए सिवाय वॉर्स के और कोई उसके पास जो है वो रास्ता नहीं है। और ये शायद वॉर्स हमें जो है वो मज़ीद इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो डेवलप होती हुई जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि जब भी कोई फोर्सेस जो हैं वो इकोनॉमिक फोर्सेस इतनी बड़ी हो जाती हैं, जैसे हमने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, और आपस में टकराव कंपटीशन की फेज़ में जो है वो आती हैं, तो फिर वॉर्स जो हैं वो नागुज़ीर हो जाती हैं।
ठीक है ना, और ये वॉर्स जो हैं वो ये चलेंगी, और लेकिन इन्हीं में से रास्ता भी निकलेगा। नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट स्टेट है, नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट स्टेट है इस वक्त अगर आप ये कहेंगे कि कोई स्टेट जो है वो सोशलिस्ट है, इस वक्त कोई भी सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। उस रास्ते पर है वो कि वो सोशलिस्ट स्टेट बने? उस रास्ते पे भी इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो माओ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जो अब मैं जिस टॉपिक को नहीं टच करना चाह रहा था लेकिन मैं टच कर रहा हूँ, माओ का जो मामला है वो ये कहता है कि आप रेवोल्यूशन को रोक नहीं सकते। रेवोल्यूशन को जो है वो आपको किसी ना किसी सूरत जो है वो आगे बढ़ाता रहना पड़ेगा। अगर आप रेवोल्यूशन को रोक रहे हैं नेशनलिज्म की स्टेज के ऊपर, तो फिर आप जो है वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट तैयार कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कंट्रोल जो है वो आपका वन पार्टी का है, लेकिन वो जो है वो सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। अच्छा, तो 5 और आखिरी एतराज़, इसको हम फ़लस्तीन से भी जोड़ लेंगे। वो कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है इसमें वायलेंस की बहुत टेंडेंसी है, और हमने देखा है कि भाई कि बहुत से मार्क्सिस्ट ग्रुप्स ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया और प्लेन हाईजैकिंग हुई, फिर बाद में वो ब्लैक सितंबर इंसिडेंट जो कॉन्फ्लिक्ट बना जॉर्डन के साथ, तो ये इसकी क्या हकीकत है कि आप लोगों में वायलेंस की बहुत टेंडेंसी होती है? और फिर अगर आप इसी को जोड़ दें फ़लस्तीन के पूरे पर्सपेक्टिव से कि जो फ़लस्तीन का पर्सपेक्टिव है वो आपकी नज़र में क्या है, अगर उसको हम रिलीजन और एंटी रिलीजन, यहूदी और मुसलमान तनाजुर में ना देखें? आप मुझे बताएं कि कौन सी अभी तक जो है वो कोई कॉलोनियल रियासत है जो कि जो है वो बग़ैर वायलेंस के जो है वो उसने आज़ादी जो है वो हासिल कर ली हो, सिवाय उन चंद रियासतों के जहाँ पर जो है वो खुद इम्पीरियलिज्म की अभी वो स्टेज हो रही थी कि उन्होंने कहा, उसमें भी वो फिर अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना कर गए। जो कॉलोनियल पूरा निज़ाम है ये वायलेंस पर मबनी निज़ाम है, ठीक है ना, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है ना कि गाज़ा में अब आप, ये वो वाली बात है कि आप जो है वो कहें कि यहाँ पर आपके पूरे इलाके पे जो है वो कब्ज़ा हो जाए, ठीक है ना, और बंदूक लेकर लोग आपके सरों पे जो है वो खड़े हों, और आप ये कहें कि यार हम उनको फूल देंगे, ठीक है ना, और वो जो है वो एक वक्त आएगा कि वो बंदूक हटा लेंगे और जो है वो हमें जो है वो छोड़ देंगे। ये मुमकिन नहीं है। मतलब होना नहीं चाहिए वायलेंस, दुनिया जो है वो बग़ैर वायलेंस के जो है वो रहनी चाहिए, बंदूकें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं मुमकिन कि एक तरफ इतनी सारी बंदूकें जो हैं वो जमा हों और वो आपके ऊपर जो है वो तनी हुई हों, और दूसरी तरफ जो है वो आप खाली जो है वो सड़कों पर जो है वो प्रोटेस्ट करें और जो है वो उससे काम जो है वो बन जाए। सवाल ये है कि जो सारा कब्ज़ा फ़लस्तीन के ऊपर हुआ वो बंदूक के ज़ोर पे हुआ ना। अब उससे आप जो है वो अगर आपने वो कब्ज़ा छुड़ाना है तो बंदूक तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो ऐसे आपको नहीं छोड़ेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप मुझे बताएं ना, पूरी दुनिया ने जो है वो इस वक्त इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो चीख रही है, क्या फ़र्क पड़ा उसको? हाँ, रद्दी की टोकरी में डाल दिया यूएन की तमाम करारदादें, इंटरनेशनल कोर्ट्स के सारे फैसले। ये तमाम आप जितनी भी कॉलोनियल पावर्स को देख लें या उनके स्टूजेस को देख लें बाकी जगहों पर, तो उनका यही हाल है भाई। जो है वो मिसिंग पर्सनस के ऊपर आप चीखते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता? तो जो ह्यूमन राइट्स का पूरा का जो मसला है, ये क्या है? ये ह्यूमन राइट्स जो है वो इधर ही मार्क्सिज्म का जो बड़ा मेजर ह्यूमन राइट्स ख्याल है, ठीक है ना, का ख्याल है, जैसे कोई और सोचता है, उस ख्याल पे आप एक्ट नहीं कर सकते। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। आप इल्तिजा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो दरखास्त कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हाँ, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जो ना वो आप यूँ समझ लें कि एक आपके ऊपर हाकिम सवार है, आप जो है वो रोज़ाना जाएं उससे जो ना वो हाथ जोड़ें, मिन्नतें करें कि यार मुझे जो है ना वो दो वक्त की रोटी दे दो, तो वो जो है वो आपसे 18 घंटे काम कराएगा, 2 वक्त की आपको रोटी दे देगा, आप समझेंगे कि जो ना उसने कुछ आपको फ़ायदा दे दिया। अच्छा, सबक तो में बार बार ये पढ़ाया जाता है ना कि टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, ये पॉडकास्ट के माइक भी मगरिब से आए हैं, ये टेक्नोलॉजी भी उनकी है, दुनिया भी उनकी बनाई हुई है, हम महकूम हैं, तो उनसे मामला करना सीखें। तो ये मामला करते करते कोई मसला का हल निकल आएगा? और मशरिक क्या है, मुझे एक बात बताएं कि जो है वो न्यूटन ने जो है वो क्या कहा था। न्यूटन ने जो है वो अपनी किताब के अंदर एक जो बड़ी खूबसूरत बात की, उसने उसका कहा कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स, ठीक है ना, कि मैं जो मुझसे पहले लोग काम करके गए हैं मैंने उसके काम पर, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये जो है वो तमाम इंसानियत का, ये सब जो है वो किसी ने किसी से सीखा, किसी ने किसी से लिया, किसी ने किसी कुछ बनाया, और जिन लोग
जो लोग इसको बनाते रहे, जिनको जो है वो जिन्होंने तारीख़ में जो है वो हमें यहाँ तक पहुँचाया, वो तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो थे कि जिनको आप स्लेव्स के तौर पर जानते हैं। ये तो उनकी मेहनतों का समर है जो कि हम सारे के सारे जो है वो आज हासिल करके जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये कोई बहस नहीं है। ये कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस टेक्नोलॉजी को जो है वो आम होना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी तक हर एक की रसाई होनी चाहिए। आपका देखिए ना, खाली ये चक्कर नहीं है ना कि आपको जो है वो आपके रॉ मटेरियल पर उनका कब्जा है। आपका जो ब्रेन ड्रेन है आप उसको देखें। इस वक्त एशिया के कितने लोग जो हैं वो जाकर बाहर जो इम्पीरियलिस्ट ममालिक हैं उनके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते थे अगर ये इस्तेसाल का पूरा निज़ाम जो है वो नहीं होता। तो इन दी एंड क्या गेम हुआ? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो ये क्लेम कर रहा है कि ओनरशिप उसकी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे तो एक वज़ीर आज़म में भी गुजरे ना, वो कहते बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं तो डॉलर ही भेजेंगे हमको तो मुल्क का भला ही होगा। आप लोग खामखा में ऐसे शोर मचा देंगे, लोग जा रहे हैं, जाने दें वही। हाँ, तो वो बात सारी है कि वो ये इसीलिए जो मार्क्स का जो सब दो चीज़ें मार्क्स की इम्पोर्टेंट हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री के किस तरह से तारीख़ अपने आप को जो है वो चलाती रही, उसमें क्या क्या तजादात रहे। दूसरा जो है वो है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू जो है वो बेसिकली पूरी डिबेट ये हुई कि प्रॉफिट कहाँ से आता, ठीक है ना। और उस प्रॉफिट को मार्क्स ने जो है वो साइंटिफिकली ये प्रूव किया कि प्रॉफिट और कुछ नहीं है, ये है कि आप जब काम करते हैं तो आप जो है वो जो तनख्वाह लेते हैं वो 3 घंटे काम की लेते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तो आप 6 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो वो जो बाकी 3 घंटे की आपकी तनख्वाह है वो बेसिकली प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं और रेमिटेंसेस यहाँ पर भेज रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत उस माइन्यूट रेमिटेंसेस के जो हम तक जो है वो पहुँच रहा है। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि इम्पीरियलिज्म का निज़ाम जो है वो कई जहतों के ऊपर आपके ऊपर जो है वो जुल्म जो है वो कर रहा होता है, और आप कई जहतों पर आपको जो है वो रोक कर रखता है, और जिस चीज़ के ज़रिए वो रोक कर रखता है वो आपकी अपनी रूलिंग एलीट है। वो है असल सारा का सारा मसला, और उसके ख़िलाफ़ अगर आपको जो है वो लड़ना है तो आपको जो है वो पहले ये तयन करना पड़ेगा कि आपका इस वक्त का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। मार्क्सिज्म की जो अच्छी बात है वो ये कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आपने जो ना वो इस वक्त बस सोशलिज्म करना, वो आपको ये बता रहा है कि आप अपनी कंडीशंस को देखें, उन कंडीशंस में ख़ुद तयन करें कि आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। इसलिए आप मुझे बताएं ना कि जो फ़लस्तीन की जंग क्या वजह है आखिर कि जो है वो PLO भी लड़ी, हमास भी लड़ रही है, ठीक है ना, जॉर्ज हबश भी लीडर था वहाँ का, ठीक है ना। तो उसका ताल्लुक़ जो है वो मज़हब से, उसका ताल्लुक़ जो है वो किसी आइडियोलॉजी से भी नहीं है, उसका ताल्लुक़ सीधा सा इस चीज़ से है कि चंद महकूम लोग हैं और उन पर जो है वो कोई हाकिम है जो महकूम है, वो इस नज़रिए से उस नज़रिए से ऐसे वैसे उनको लड़ना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता है नहीं। तो उनका दामन जो भी थामेगा वो उसके साथ जो है वो लड़ेंगे। और हमारे लिए जो है वो ये इस वक्त हमारी भी जो लिए अहम है वो ये है कि आवाम कम से कम जो है वो इस चीज़ को समझे कि हमारा इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमने जो है वो इस फ्यूडल स्ट्रक्चर को और कॉलोनियल सिस्टम को, इन दो चीज़ों को अगर हमने ख़त्म किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना जो है वो हम पिस जाएंगे। इस आखिरी सवाल मेरा, और इस आखिरी सवाल में मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। हमारे ट्रिब्यून में जो मैगज़ीन सेक्शन है उसके हेड हैं जिशान, वो हमारे पास आए पॉडकास्ट में। उन्हें कहा जी बिनाली दीदी मैं बहुत दिन सोचता रहा। उन्होंने कहा ज़रा सा आप गौर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो गेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, आप समझ ही होंगे, तो ये इनका भी मैकेनिज़्म वही है ना कि भाई एक कुछ वहाँ पे इंडिजीनियस लोग रह रहे थे, उनको किसी तरह से भी मार धाड़ कर निकाला, एक सोसाइटी बना दी, अब तुमने जाके ले लिया प्लॉट,
अब तुम वो इसराइली सेटलर हो कि जिसको सिर्फ उस प्लॉट की फिक्र है, तुम्हें ये नहीं सोचना कि क्या जुल्म हुआ था, पीछे तारीख क्या कहती है। तो इजराइलियों का ये मुकदमा है कि भाई हमने तो यहाँ पे ख़र्चा कर दिया है, अब तो अपने घर ले लिया है, अब तो हम यहीं रहेंगे, अब तुम नकाबा डे मनाओ और चाबियाँ लेके घूमते रहो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, दूसरा मेरा ख्याल है कि ये भी देखने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन का जो फ़लस्तीन की हमास का या बाकी जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, अगर आप उनका तयन करें तो वो तो उस परफेक्ट सेकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो है वो वेस्टिस की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा खित्ता एक हो, ठीक है ना, और इसमें जो है वो हम सब रहें, फ़लस्तीन हो, एक स्टेट हो, उसमें जो है वो नो टू स्टेट सॉल्यूशन, यहूदी भी रहें उसमें, मुसलमान भी रहें उसमें, क्रिश्चियंस भी रहें उसमें, सारे के सारे जो है वो लोग रहें, सब रहें। वो तो नहीं मना कर रहे, स्टेट को तो नहीं मान रहे वो। तो 2 स्टेट की ज़रूरत क्या है? देखें ना, बात सारी ये है कि एक लैंड मौजूद है। ये वो वाली बात है कि जो है वो कल को जो है वो कोई भी कहीं पे भी पहुँचे, कुछ अरसे रहना शुरू करे, उसके बाद वो कहे कि यार हमें तो आपका मुल्क चाहिए, ठीक है ना। तो वो इस तरह से तो मामला नहीं बनता ना, अनलेस कि जो है वो आपको निकाल रहे होते। देखें, फ़लस्तीनियों ने तो यहूदियों को बाहर तो नहीं निकाला, ठीक है ना, वो उन्होंने तो उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है वो आ गया। यहाँ के लोकल थे, तो इंडिजिनस है, इवन जो बाहर के थे उनको भी नहीं निकाला। निकाला तो नहीं ना किसी को, उन्होंने तो किसी को नहीं निकाला। नेगोशिएशन में तय होता है कि यहाँ तक जो लोग आ गए थे वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब जो ऑप्शन वो दे रहे हैं उसमें भी वो ये नहीं कह रहे कि जो है वो किसी को बाहर निकाल दें, वो तो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी है हम सारे जो है वो इकट्ठे जो है वो रहने के लिए तैयार हैं। और उनको मसला जो है वो यहूदियों से है भी नहीं, उनको तो ज़ायनिज़्म से मसला। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये वो वाली कोई पागलपन की बात नहीं कर रही है हमास, कि वो ये कहे कि जो है ना वो हमें तमाम यहूदियों के साथ मसला। ये मसला जो है वो वेस्ट का है, जो क्या नाम है एंटीसेमिटिज्म का मसला है, ये वेस्ट का मसला है, उनका मसला नहीं है, उनका मसला नहीं है, ठीक है ना। वेस्ट अपनी जो, यानी अब ये देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले आपने एक पूरे कम्युनिटी का जो है वो जेनोसाइड किया वहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद उस जेनोसाइड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक और कम्युनिटी का जेनोसाइड करने के लिए, ठीक है। और जो है वो ब्लेम, यानी और पूरा टैग जो, यानी पूरी जो हिस्टोरिकल चीज़ डेवलप करके डाल रहे हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी पे डाल रहे हैं कि जिसने तो वो काम ही नहीं किया था, ठीक है ना। वो तो नहीं थे यूरोप में, या वो तो नहीं थे जर्मनी में कि जो है वो यहूदियों का कत्लेआम कर रहे थे, वो तो आप थे, ठीक है ना। और आज आप जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन जो गलत आपने किया था वो करके जो है वो आप एक और जेनोसाइड जो है वो उसको, जो हिटलर ने गलत किया यहूदियों के साथ, अब आप उसकी जिम्मेदारी फ़लस्तीन में डाल रहे हैं। यानी कि यूरोप के और भी ममालिक उसमें शामिल थे, पोलैंड था और कई सारे। वो मेरा सवाल जो रह गया वो ये था कि जैसा 7 अक्टूबर हुआ, तो आपकी आइडियोलॉजी में इसकी कोई मोरल जस्टिफिकेशन है? ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मामलात हैं, दोनों तरफ से वॉर हो रही है, कि ये जाके मुल्क पे हमला कर देना पैराशूट से, और फिर PLO से जो जुड़े हुए ग्रुप है उन्होंने बहुत सारे हमले पहले इसराइल में किए हैं जिसमें बच्चे भी मरे हैं। उस इसराइल के अंदर स्कूल वैन पे हमला कर दिया, एयरपोर्ट पे फायरिंग कर दी, और वो जहाज़ जो है वो किडनैप कर लिए। तो इसकी मोरल जस्टिफिकेशन कोई है, या बस ये कि अभी चूँकि लड़ाई हो रही है तो सब एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए ये सवाल कई दफ़ा जो है वो आता है और मुख्तलिफ तहरीकों की तरफ से जो है वो आता रहा। अल्जीरियन जो अटैक्स हुए थे उसमें भी जो है वो इस तरह की नौयत थी, और उनको भी जो है वो टेररिस्ट जो है वो FNL को उस वक्त जो है वो करार दिया गया, और सारा कुछ आपके सामने हिस्ट्री है, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। पॉइंट ये कि आप जो सारा ब्लेम है वो शिफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो कि ऑप्रेस्ड है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं आप उसके ऊपर उस सारी सिचुएशन को नहीं लेके जा रहे कि जो है वो उस सारी चीज़ का जिम्मेदार। देखें, जो ऑप्रेस्ड है उसके पास तो ना उसके पास एक्यूरेट टेक्नोलॉजी होती है, ना उसके पास जो है वो एक्यूरेट टेक्निक्स होती हैं, ना उसके पास जो है वो वसाइल होते हैं। वो तो जिस तरह से लड़ सकता है वो लड़ने की जो है वो कोशिश करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही भी हो जाती हैं, कुछ जो है वो एक्सेसेस भी होते हैं और सारा। और लेकिन मज़े की बात यह है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा एक्सेसेस तो वो कर रहा है, और वो जानते बूझते कर रहा है। मतलब जो है वो इज़राइल का जो पूरा
मामला है उसमें तो गलती वाला तो मामला ही नहीं ना, वो तो एक पूरी पावर के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ वो जो है वो गज़ा के ऊपर जो है वो बमबारी उसने की और सारा का सारा कुछ काम किया। इसी तरीके से जो है जो कुछ ड्रोन अटैक्स के ज़रिए जो अमेरिका जो है वो करता रहा, वो तो पूरी टेक्नोलॉजी और पूरे सिस्टम के साथ जो है वो करता रहा, पूरी अथॉरिटी के साथ करता रहा, एक पावर के साथ जो है वो करता रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये मामलात हैं वो ठीक है, नहीं होने चाहिए, बहुत सारे जो बेकसूर लोग हैं वो जो है वो निशाना नहीं बनने चाहिए, लेकिन इसका ब्लेम जो है ना वो आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते जो ऑपरेस कुव्वत है, क्योंकि उसके लिए आर्म उठाना ज़रूरी है। उसमें आर्म उठाते हुए जो है वो 4 सही निशानों के साथ जो है ना वो 2 गलत निशाने उससे जो लग जाते हैं, जो कि तकलीफ़देह बात भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बिगर पिक्चर में जो है ना वो चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है, ना कि ये कि हम इतनी माइन्यूट फिगर में जो है वो देखें। क्योंकि अगर इसमें देखना है तो फिर सबसे पहले तो आप अमेरिका को उठाएं और उसको जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ना वो पेश करें और उसके ऊपर जो है ना वो पाबंदियाँ लगाएं, उसके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए कि वो पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो कोई कारोबार जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि जितना कोलेट्रल डैमेज के नाम पर लोगों का कत्लेआम जो है वो अमेरिका ने किया है जानबूझकर, उतना मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी ग्रुप ने, किसी भी रियासत ने, इवन जिनको आप जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, उस तरह के भी लोगों ने जो है वो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि खैर जो हमास है वो उसकी तो अभी तक स्ट्रगल जो है वो रिएक्शनरी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जिनकी जो है वो स्ट्रगल रिएक्शनरी है, लेकिन इवन वो रिएक्शनरी स्ट्रगल जो है उसमें अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो उसका कसूरवार, उसकी वजह, उसके रीज़न जो है वो इम्पीरियलिस्ट ताकतें हैं। और बिल्कुल उठाकर आप इस तरह से जो है ना वो ये रिजेक्ट करके नहीं फेंक सकते कि बस ये टेररिस्ट है। इवन मतलब मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं इवन तालिबान की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने टेररिस्ट अटैक्स एक तरह से किए हैं, बाकायदा प्लान टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, लेकिन उनकी भी अगर आप वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है ना। उनके अटैक्स के ऊपर मैं खुद मतलब इस प्रेस क्लब के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वायलेंस कहाँ से आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, बुनियाद क्या है। वो होता मसला ये है कि जब आपको सामने हल नहीं दिखा, यानी कि इसमें एक कसूर हमारा भी है कि जो पूरा सोशलिस्ट प्रोजेक्ट पीछे गया तो लोगों के पास जो एंटी इम्पीरियलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो हमारी तरफ से आया। जो सारी एंटी कॉलोनियल जंगें लड़ी गई उसमें जो है वो मार्क्सिज्म ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जब वो मार्क्सिज्म खुद एक तरह से बैक सीट पे गया तो लोगों को जो है वो पीछे हल देखने पड़े। जब वो पीछे हल देखेंगे तो उन हलों में जो है वो कुछ ना कुछ मसले मसाइल जो है वो आपके सामने जो है नमूदार होंगे। तो ये वो चीज़ें जिसमें को भी आप एक एंटी कॉलोनियल जंग के तौर पर ही देखते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई आपके वक्त का। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कभी आपसे चाइना और रशिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो उनका सोशलिस्ट मॉडल है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और बहुत सारे मेरे ख्याल से ऐसी बातें फैली हुई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक है नहीं। और मैंने देखा है वेस्ट में, मैं 1 साल यूके में रहा ना, बहुत प्रोपेगेंडा चाइना के ख़िलाफ़ तो वेस्ट करता है। मेरी क्लास में कोई 20 चाइनीज़ स्टूडेंट्स थी, तो जब उनसे बात हुई और मैंने उनके कल्चर को समझा तो समझ आया कि हमने भी बहुत सारी सुनी सुनाई बातों पर ऐसे ही मान लेके आ गए थे। चाइना बहुत बड़ी एक दुनिया है और बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जिसको हम ऐसे ही जर्नलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह कभी आपसे वक्त लेंगे। शुक्रिया आपका। और आप मसला लिखते भी हैं द न्यूज़ अखबार में, तो जो लोग इनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहें वो द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। मुझे बताया था कि फातिमा ने कि आप कोई कोर्स भी करवा रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, मैंने अभी इंट्रोडक्शन टू रेवोल्यूशनरी थ्योरीज के नाम से जो है वो एक कोर्स शुरू किया, जिसमें जो है एनरोल करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है? मैं आपके साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारा वो शेयर कर दूंगा, अगर आप जो है हाँ चले मैं इंशाल्लाह हम उनको फिर इसको डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे। जो लोग इनका कोर्स देखना चाहते हैं, मार्क्सिज्म को मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। डिबेट तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही है ये, और यकीनन बहुत सारी जहात इसकी ऐसी हैं, बहुत सारी डिमेंशन ऐसी हैं कि जिस पर सवालात बाकी हैं।
तो वो फिर कभी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कॉमेंट हो, फीडबैक हो, ज़रूर बताएगा। हम एक सीखने और सिखाने के अमल में हैं, और जो पॉडकास्ट हमारा है ये एक एजुकेशनल पॉडकास्ट है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट हैं उनकी बात समझें, उनका मुकदमा समझें, और उसको टॉक शो ना बनाएं कि हर बात को काट काट के बात कहीं की कहीं ले जाएं। तो ये थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं। इस पर आजकल हम बहुत तनकीद का हम शिकार हैं 2-3 हफ्तों से, कि वो चाहते हैं कि मेहमान आए तो मेहमान के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो है वो जो सवालात होने चाहिए, और सवालात से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये कि सवालात ऐसे हों कि जो कि कंस्ट्रक्टिव हों और बहस को जो है वो आगे लेकर जाएं, बस ये ऐसे और एक तरह के अच्छे एनवायरनमेंट में भी कोई डिबेट के बजाय एक कॉन्वर्जेशन। अच्छा, मैं असल में ना मुकालमे की आदत भी नहीं ना लोगों को, कि डायलॉग क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ को हम डिबेट बना देते हैं कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी एक मेरी आइडियोलॉजी, और लड़ाई करते हैं इस पर। तो लड़ाई ना करें, कोई बात समझने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि अब बात समझते समझते इंशाल्लाह हम कोई अच्छी बात भी समझ लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, स्कूल आपने देखा कैसे लगा? माशाल्लाह 2700 से ज़्यादा तलबा तालिबात पढ़ रहे हैं हमारे पास। तो बस एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे हैं, एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है हमारा। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो है वो स्कूल आपका बहुत शानदार है, और मैंने अभी तो रात का वक्त है, इंशाल्लाह कभी आपको हम दिन में भी दिखाएंगे कि जब बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं। हाँ, नहीं, और बड़ी अच्छी तरह से आपने बिल्डिंग जो है वो डेवलप की है, और सारा सिस्टम जो है वो डेवलप किया। मेरा ख्याल है कि ये जो पुराने इलाके हैं इनमें जो है वो बहुत ज़रूरत भी है स्कूलों की इस वक्त। और मैं ख़ुद यहाँ के जो है वो यूसी ऑफिस से भी कभी कभार मेरी बातचीत होती रहती है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिनको मसले मसाइल हैं, वो ख़ुद अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये एजुकेशन का तो मसला हमारा बहुत शदीद है, ख़ासकर जो है वो जो बजट है, आपको पता है कि एजुकेशन का जो है वो कितना है। अब ये भी सारा मामला इम्पीरियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। चलें, इंशाल्लाह फिर अगले पॉडकास्ट पे हम किसी और मेहमान से बात करेंगे। और हमारे एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह अगला बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से होगा। ये भी एक तजाद है कि हम मार्क्सिज्म पर एक पॉडकास्ट के एंड में ये टीजर दे देंगे। अगला जो पॉडकास्ट है हमारा वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो वो भी ज़रूर देखेगा। थैंक यू सो मच।